और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्या होता है। देखें बच्चों, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि इन डिजीजेस की जो मेनली आपकी एसोसिएशन होती है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर। उस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ी थी कि आपका एक तरह का RH नेगेटिव आपका स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस वगैरह समझ आ गया, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस, वो सारे का सारा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बच्चों इसके एक निमोनिक्स होता है जिसको याद करने का तरीका होता है पेयर, और उस पेयर के अंदर से एक जो आपका आता था बच्चों इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज भी थी। समझ आ गई है? तो उसके अंदर हमने कहा था कि ये जिसके अंदर पी से आता था सोराइटिक आर्थराइटिस, ए से आता था एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आई से आता था इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, और आर से आता था आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो उसी का एक पार्ट है आपका इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज। इस इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज के अंदर आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक को आप कहते होते हो बच्चों एक तरह का आपने कहना है क्रोन डिजीज, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको आपने कहना होता है कि एक तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस है। दूसरा कौन सा था? एक तरह का आपने कहना अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएं तो आपने एक बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि जो क्रोन डिजीज है ना बच्चों, क्रोन डिजीज आपकी ओरल कैविटी से लेके आपकी एनल कैविटी तक किसी भी आपके हिस्से को डैमेज कर सकती है। बात मैंने क्या की कि फॉर एग्जांपल आपकी ओरल कैविटी से लेके टिल एनल कैविटी, ये किसी भी हिस्से को एक तरह का इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन इस क्रोन डिजीज के अंदर एक जो हिस्सा जो कि लाजमी इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है टर्मिनल इलियम। क्या होता है एक तरह का बच्चों? टर्मिनल इलियम। तो आपने कहना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है वो आपका लाजमी इन्वॉल्व होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर लेती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बच्चों ये समझो कि ये आपकी एक तरह की एसोफेगस है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक तरह का स्टमक है। स्टमक के बाद ये बच्चों आपने कहना है कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों आपने ये फिर ये कहना है कि हाँ जी जनाब अब आपकी एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन आ गई है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन आपकी इस तरह ये जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब आपका रेक्टम, उसके बाद ये सारे का सारा हिस्सा। आपने कहना है कि एनी पार्ट ऑफ द क्रोन डिजीज के अंदर जीआईटी का हिस्सा इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखो कि ये आपका जीआईटी का ये हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है ना, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व हुआ, हो सकता है कि इसके बाद ये वाला हो, ठीक है, इसके बाद ये वाला हो, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि ये वाला हो सकता है कि ये वाला हो, लेकिन टर्मिनल इलियम जो होगा वो 100% इन्वॉल्व होगा। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर पूरी की पूरी जीआईटी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी जो जीआईटी इन्वॉल्व हो रही है क्या उसके अंदर ये कंटिन्यूस इन्वॉल्व हो रही है या आपकी स्किप करके इन्वॉल्व हो रही है? शाबाश बच्चों, ये आपकी एक तरह की कंटिन्यूस इन्वॉल्व हो रही है, ये स्किप करके ही इन्वॉल्व हो रही है। तो आपने कहना है कि ये स्किप करके इन्वॉल्व हो रही है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? आपने कहना है कि थ्रू आउट द जीआईटी होती है लेकिन इसके अंदर स्किप लीजन्स होती हैं, ये आपने याद रखना है, स्किप लीजन्स होती हैं। और मोस्ट कॉमनली जो आपका हिस्सा 100% जो कि इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? आपने कहना है टर्मिनल इलियम होता है, ये आपने कहना है। और उसके बाद कि एक तरह का स्किप कैसे कर रहे हैं बच्चे? स्किप इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल क्रोन डिजीज हो सकता है कि आपकी एक तरह की इस हिस्से को इन्फ्लेमेशन करवाती है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब अगले हिस्से के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा देती है, फिर आपका उससे अगले हिस्से में इन्फ्लेमेशन कर देती है। मतलब मल्टीपल पार्ट जो पार्ट्स होते हैं आपके जीआईटी के उसके अंदर एट अ सेम टाइम ये अटैक कर रही होती है। इसके अंदर ये नहीं है कि ये हिस्सा एक तरह का अगर एसोफेगस हुई है ना डैम इन्वॉल्व हुई है तो ये पूरी की पूरी एसोफेगस को डैमेज करेगी फिर उसके बाद आगे जाएगी, ऐसा नहीं है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ये स्किप लीजन्स है, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने जो बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि जो रेक्टम होती है ना वो मोस्टली आपकी बच जाती है। तो अगर रेक्टम बच जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टल स्पेयरिंग। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? रेक्टल स्पेयरिंग आपने ये कहना होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाए कि जो क्रोन डिजीज है वो क्या है, तो आपने बच्चों ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि क्रोन डिजीज वो डिजीज होती है जिसके अंदर आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल एनी पोर्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है बच्चों? टर्मिनल इलियम और क्लोन इसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, कौन सा स्किप लीजन्स होती है, और रेक्टल जो होता है वो आपके एक तरह का बच जाता है। जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है ना बच्चों, अल्सरेटिव जो कोलाइटिस होती है
अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अगर ये एक दूसरे से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के सिमिलर होनी चाहिए या एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए इन दोनों में? शाबाश बच्चों, ये बताएं। ये दोनों क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए या थोड़ा सा फर्क होना चाहिए? तो आपने कहना फर्क होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी क्रोन डिजीज के अंदर आपने कहा कि इसके अंदर कंटिन्यूस आपकी एक तरह की स्किप लीजन्स होती हैं और थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का, अब अगली बात आप मुझे आपने ये बतानी है कि इसके अंदर क्या थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व होगा या कुछ पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्व होगा? शाबाश बच्चों। तो आपने कहना कुछ पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो इसके अंदर कौन पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है? आपने कहना ओनली कोलोन। आपने कहना ओनली कोलोन आपका एक तरह का इन्वॉल्व होता है बच्चों। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है एक तरह का? ओनली कोलोन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि क्लोन से लेके कहां तक? आपने कहना है क्लोन से लेके आपके एक तरह का रेक्टम तक। कौन सा एक तरह का? रेक्टम तक। ठीक हो गया, क्लोन और रेक्टिम, ये आपने एक तरह का आपने याद रखना है बच्चों। तो अब देखो कि फॉर एग्जांपल हमने जो चीज एक तरह का डिस्कस की बच्चों, हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले नंबर पे आपकी जो क्रोन डिजीज थी वो थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक थी, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक नहीं है। आपने पहला तो ये कहना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि उसके अंदर स्किप लीजन्स थी। आपने कहना है इसके अंदर स्किप लीजन नहीं होगी, इसके अंदर कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होगी। कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि अगर ये कोलोन है ना, कोलोन से ये जनाब रेक्टम तक पूरी की पूरी एक तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि उसके अंदर रेक्टल स्पेयरिंग थी, इसके अंदर रेक्टम स्पेयरिंग नहीं होगी बल्कि रेक्टम इसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व होगी बच्चों। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ, इजी हुआ दोनों को याद करना कि नहीं? अगर आपको एक याद है दूसरा उसकी ऑपोजिट है वो भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? शाबाश, ये बताएं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक तरह का ओनली क्लोन इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस फ्रॉम द रेक्टम। ठीक है, फ्रॉम रेक्टम प्रोक्सिमल ऑलवेज इन्वॉल्व रेक्टम, इसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व होगा। आगे देखते हैं कि आपकी एक तरह के बच्चों, जब हम इसके अंदर देखा जाता है कि एक तरह का कि ये हिस्सा इन्वॉल्व हो गया, तो अब दूसरी जो बात होती है कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो जीआईटी होती है उसके अंदर जो हिस्सा है, फॉर एग्जांपल बच्चों ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्टमक पार्ट हो गया, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरह सारे का सारा बात करने का मकसद ये है कि आपकी जीआईटी की जो लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती है? म्यूकोजा होती है, सब म्यूकोजा होती है, मस्कुलारिस होती है, सिरोसा या एडवेंटिशिया होती है। ऐसे होता है कि नहीं होता? आपकी 4 लेयर्स होती है जैसे कि आप सबको पता है। अब जो आपकी क्रोन डिजीज होती है ये आपने कहना होता है कि ये आपकी सारी की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है बच्चों। क्या करती है? एक तरह की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है। तो जब ये आपकी म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व की, जब ये आपकी सब म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व की, जब इसने आपका एक तरह का मस्कुलारिस को भी इन्वॉल्व किया, जब इसने आपके एक तरह का एडवेंटिशिया को भी इन्वॉल्व किया, तो जब आपने ये कहना है कि सारी की सारी आपके एक तरह की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो इस इन्वॉल्वमेंट को आप क्या कहते हैं? एक तरह का आपने कहना है इस इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। क्या कहते हैं का बच्चों? ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन कहते होते हैं। तो नंबर 1 आपने कहना ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी लेयर्स आपकी एक तरह की इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हाँ जी इसके अंदर क्या होगा? इस बंदे के अंदर अगर आप ये देखते हो बच्चों कि इसके साथ कोई और ऑर्गन पड़ा हुआ है, अगर इसके साथ कोई और ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस जीआईटी का इस ऑर्गन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे ये बता दीजिएगा बच्चों। कोई कनेक्शन बन जाएगा ना, क्योंकि ये जनाब आपका लेयर तो खत्म होगी, तो अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ रह गया। तो जब इसका एक आपका डायरेक्ट कनेक्शन रह गया, तो जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन से जुड़ जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल सी बात है, फेस्टुला कहते हो। तो आप क्रोन डिजीज के अंदर आप क्या देखोगे? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम एक तरह का फेस्टुला देखते होते हैं। क्या एक तरह का बच्चों? आपने कहना है कि फेस्टुला देखते हैं। तो अब देखो कि आपने कहा कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का इसके अंदर हमने क्या कहना है? एक तरह का आपने कहना है फेस्टुला देखते हैं। ठीक हो गया। अब देखो जैसा कि मैंने कहा कि एक तरह का फॉर एग्जांपल आपने फेस्टुला नंबर 1 देखा। फेस्टुला क्या होता है? कनेक्शन। तो अब आपको नंबर 1 पता लग गया फेस्टुला। अब एक ना आप ना बच्चों एक चीज पढ़ते होते हो आपके सर्जरी के अंदर, इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पेरी एनल फेस्टुला। समझ आ रही है? तो वो किस उसका एक कॉज जो होता है वो क्रोन डिजीज भी होता है। उसका एक कॉज क्या होता है? एक तरह का बच्चों आपने कहना क्रोन डिजीज भी होता है बच्चों। उसके बाद देखें, जैसा कि पहली बात मैंने बताई, दूसरी बात मैंने कही कि इसके अंदर क्रोन डिजीज के अंदर आपकी इंटायर जो बावल होती है वो इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर आपने कहना है कि आपकी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारी, सिरोसा, सारी की सारी जो लेयर्स होती हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये देखते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों
अब फॉर एग्जांपल आपका फेस्टुला बना, दूसरे नंबर पे जब आपकी यहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो यहाँ पे पस बन सकती है। जब यहाँ पे पस बन सकती है तो पस के नतीजे में यहाँ पे फिर आप कहते हो कि अब्सेस भी हो सकती है। आपकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन की एक तरह की अब्सेस होती है। तीसरे नंबर पे बच्चों अब आपने कहना है कि जो यहाँ पे फेस्टुला बन गया ना, एक बात अपने ज़हन में रख लें कि अगर आपके ऑर्गन्स के अंदर किसी जगह पे फेस्टुला बन जाता है और वो नेचुरली एक तरह का रीजनरेट होने लगता है। समझ आ रही बच्चों? एक तरह का नेचुरली वो ठीक होने लगता है खुद ब खुद। तो आपने कहना है कि उस जगह पे स्ट्रिक्चर्स आपका लाज़मी बनेगा। क्या बनेगा एक तरह का बच्चों? स्ट्रिक्चर्स आपका 100% बनेगा ही बनेगा। तो सेम टू सेम आपने कहना है कि जो क्रोन डिज़ीज़ होती है इसके अंदर आप क्या देखते हो? आपने बच्चों ये कहना होता है कि क्रोन डिज़ीज़ के अंदर हम जो चीज़ देखते हैं नंबर 1 आपने कहना है कि फेस्टुला देखते हैं। नंबर 2 बच्चों आपने ये कहना होता है कि आप इसके अंदर क्या देखते हैं एक तरह का? आपने कहना है कि इसके अंदर बच्चों हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहना है अब्सेस देख सकते हो, ठीक हो गया। और नंबर 3 आपने बच्चों ये कहना होता है कि इसके अंदर हम स्ट्रिक्चर्स भी देखते होते हैं, कि एक तरह का स्ट्रिक्चर्स भी देखते होते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखो, बच्चों जब आप देखते हो ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मतलब एक बंदा है उसकी रेक्टम को आपने निकाला। जब उसकी रेक्टम को निकालोगे ना, ठीक है? उसकी जो अपीयरेंस होगी ना बच्चों, आपने कहना है कि उसके अंदर जो अल्सर बने हुए होते हैं और वो आपके जो अल्सर होते हैं ना, उसको हम कहते होते हैं बच्चों के आपके लीनियल अल्सर होते हैं। अब लीनियर अल्सर की वजह से ना आपने कहना है कि आपकी एक रोड की अपीयरेंस देता है जिसको हम कहते हैं कोबलस्टोन रोड। क्या कहते हैं एक तरह का? कोबलस्टोन रोड अपीयरेंस। क्या एक तरह का बच्चों? कोबलस्टोन रोड अपीयरेंस। अब देखें बच्चों, यहाँ पे इस पिक्चर को मैं थोड़ा-सा गौर कर रहा हूँ। अब देखें कोबलस्टोन अपीयरेंस ड्यू टू लीनियर अल्सर एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा। तो आपने कहना है कि ये कैसे है? ये पूरे का पूरा जो अपीयरेंस होती है जब आप इसको आँखों से देखते हो, मॉर्फोलॉजी देखते हो, तो ये कौन-सी होती है? आपने कहना कोबलस्टोन अपीयरेंस देता है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों पता क्या होता है? नंबर 2 आपने कहना है कि ये जो हिस्सा है, ये अगर आप देखो थोड़ा-सा गौर करो, तो ये हिस्सा क्या है? ये चर्बी है। ये पूरे की पूरा हिस्सा ये चर्बी है। तो आपने कहना है अगर ये चर्बी जो होती है वो इसके जनाब यहाँ पे एक तरह की फैट जो होती है वो इकट्ठी हुई होती है। तो इस कंडीशन को आपने कहना होता है कि जो फैट होती है ना, वो जनाब आपकी इंटेस्टाइन के जो राउंड होती है ना, वो रैप की हुई होती है। ठीक है? जब ये इंटेस्टाइन के राउंड रैप की हुई होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रीपिंग फैट। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? क्रीपिंग फैट कहते होते हैं। तो आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम क्रीपिंग फैट कहते होते हैं। यानी कि जो फैट है वो जनाब आपकी एक तरह की यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई है। ठीक है बच्चों? आपने ये कहना है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपका पता है यहाँ पे क्या होता है? आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको खुद देखो कि अगर ये हिस्सा जो है ये इस तरह हो रहा है तो बच्चों ये नैरो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल पहले ये गट इस तरह थी, उसके बाद ये जनाब नैरो होता जा रहा है। ये देखें, अगर ये आप देखो तो ये इतना सा रह गया बच्चों। ठीक है? तो ये नैरो हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब ये आपका नैरो हिस्सा हो जाएगा। जब ये आपका हिस्सा जो होगा वो नैरो होता जाएगा तो आपके अंदर एक साइन देता है, उस साइन को हम कहते हैं स्ट्रिंग साइन। कौन सा बच्चों एक तरह का होता है? आपने कहना एक साइन बनता है, उस साइन को हम कहते हैं स्ट्रिंग साइन। क्या एक तरह का स्ट्रिंग साइन कहते होते हैं बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो आपने कहना है कि स्ट्रिंग साइन आप किस में देखते हैं? आपने कहना क्रोन डिजीज के अंदर देखते होते हैं बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हाई यील्ड पॉइंट्स है वो बच्चों पता क्या है? अभी तक के जो अभी तक हमने सारे के सारे पढ़े हैं, तो बच्चों आपने ये बात अभी तक अपने ज़हन के अंदर ये रखनी है विद कांसेप्ट्स विद ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि हाँ जी जनाब इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले हमने ये कहना होता है बच्चों कि नंबर 1 आपने कहना है कि जो क्रोन डिजीज होती है उसके अंदर क्या है? क्रोन डिजीज के अंदर जैसा कि वो सारा हो गया, आपने कहना ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। कौन सी होगी एक तरह की बच्चों? ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होगी। जब हम ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं बच्चों तो इसका मतलब क्या है? आपने कहना ऑल लेयर्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? अब देखें जब आपकी ऑल लेयर्स इन्वॉल्व हो गई तो वहां पे क्या हो सकता है? आपकी अब्सेस बन सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। नंबर 2 आपने फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना है कि वहां पे एक तरह का फेस्टूला बन सकता है। नंबर 3 आपने ये कहना है कि यार देखो जब यहाँ पे एक तरह की क्रोन डिजीज के अंदर पूरी की पूरी लेयर्स की एक तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो जब सारी की सारी आपकी लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर नेक्स्ट हम जो चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि वहां पर हम एक तरह के लीनियर अल्सर देखते हैं, कि एक तरह का लीनियर अल्सर देखते हैं। और लीनियर अल्सर देखने के बाद आपने कहना है कि हम उसके अंदर एक अपीयरेंस देखते हैं जिसको हम पता है कोबल स्टोन अपीयरेंस। कौन सा एक तरह का बच्चों? कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है बच्चों। ये आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना है कि आपका ये वाला जो हिस्सा होता है, आपने कहना है क्योंकि वहां पर जो आपका इंटेस्टाइन होती है, वहां के जो फैट होती है उसको मुकम्मल तौर पर इंटेस्टाइन की जो राउंड होती है वो रैप होती रहती है। जब वो रैप होती है तो उसको हम कहते होते हैं क्रीपिंग फैट। क्या कहता है बच्चों? एक तरह का क्रीपिंग फैट कहते होते हैं। और लास्ट के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने अपने जेहन के अंदर रखनी है वो क्या है? आपने कहना कि ये जो इंटेस्टाइन होती है वो नैरो होना शुरू हो जाती है। जब ये आपकी इंटेस्टाइन नैरो होती है तो आपने कहना होता है कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं स्ट्रिंग साइन। क्या तरह का बच्चा कहते हैं? एक तरह का स्ट्रिंग साइन कहते हैं। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी तरह की कोई भी बात की समझ नहीं आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने कहना ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, फेस्टुला बनता है, कोबलस्टोन म्यूकोजा होता है, क्रीपिंग फैट होती है, बावल थिकनिंग होती है, स्ट्रिंग साइन बनता है, लीनियर अल्सर होता है और फिशर होता है। तो मेरे ख्याल में मैंने एक एक चीज जो है सर जी स्ट्रिंग साइन ज्यादा जरा बता। अच्छा, स्ट्रिंग साइन बच्चों ये होता है कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको ये देख रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब पहले नंबर पे ये आपकी गट इस तरह थी, ठीक है। अब ये गट जो है वो जनाब आपकी क्या होती जा रही है, आपकी एक तरह की ये अब फिर उसके बाद ये इस तरह हो गई, उसके बाद बच्चों क्या होगी, फिर आपकी ये इस तरह हो गई, और एंड पे ये क्या हो रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करो तो एंड पे जो गट हो रही है वो जनाब ये हो रही है, मतलब ये इतना सा ये रह गया, ठीक है। तो ये एक साइन आप देखते हो, उसको हम स्ट्रिंग साइन कहते होते हैं, क्योंकि ये नर्विंग हो रही होती है, ठीक हो गया इसके अंदर। तो आपने ये कहना होता है। अब देखो बच्चों आगे, और आगे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो पहले नंबर पे मुझे ये बताओ बच्चों कि जो आपका एक तरह का फॉर एग्जाम्पल अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, उसके अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होगी या नहीं होगी, तो आपने कहना उसके अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो जब उसके अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन नहीं होती तो उसके अंदर म्यूकोजा होता है इन्वॉल्व, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों, और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपने ये कहना, तो एक तो फर्क ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपने ये बात मुझे ये बतानी है कि हाँ जी जनाब, कि वहां पर आपके लीनियर अल्सर थे, यहाँ पर आपके लीनियर नहीं है, यहाँ पे या तो आपके सुपरफिशियल अल्सर होंगे या फिर आपके डीप अल्सर होंगे। तो आपने कहना फ्राइबल म्यूकोजा सुपरफिशियल और डीप अल्सर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। वहां पर आपका जो साइंस देखते थे उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग साइन, लेकिन यहाँ पे आप जो साइन देखते हो उसको हम कहते हैं लेड पाइप साइन, ठीक है बच्चों। आपने कहना लेड पाइप साइन जो होता है, आपने ये कहना है तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, एक तरह का बच्चों डिफरेंशिएट करना आ रहा है। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली लेड पाइप आप साइन पता क्यों कहते हो, क्योंकि यार कभी बार बार जो एक तरह की अल्सरेशन हो रही होती है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, तो वो आपका इंटेस्टाइन के अंदर, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कहना कि ये वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं होस्ट्रा। तो जो होस्ट्रा होते हैं ना, होस्ट्रा होस्ट्रा मुकम्मल तौर पर लूज हो जाते हैं। अगर ये होस्ट्रा लूज हो जाएंगे तो ये पता लग कैसे लगता है, ये पाइप की अपीयरेंस देता है, जिसको फिर हम कहते हैं ये लेड पाइप साइन बन जाता है बच्चों। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि इसके अंदर हम लेड पाइप साइन देखते होते हैं, जो कि आपका एक तरह का स्मूथ पाइप कहते होते हैं, और इसके अंदर आपने कहना कि अल्सर्स भी बनते होते हैं, और इसके अंदर जो अल्सर होता है वो आपका सुपरफिशियल या डीप अल्सर होता है, और इसके अंदर हम जो साइन देखते हैं वो आपको बता दिया। इसके अंदर म्यूकोजा और सब म्यूकोजा सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा आपका इन्वॉल्व होता है बच्चों, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपके क्रोन डिजीज के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक जो फाइंडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। देखो बच्चों माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर कभी भी किसी भी बंदे के अंदर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल कौन सी फाइंडिंग्स होगी, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब हम उसके अंदर क्या देखते हैं, नॉन कैज़ियाटिक ग्रेन्युलोमा देखते होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का नॉन कैज़ियाटिक ग्रेन्युलोमा देखते हैं बच्चों। आपने ये कहना है कि नॉन कैज़ियाटिक ग्रेन्युलोमा कहते होते हैं। बच्चों मुझे बता सकते हो कि और कौन सी डिजीज होती है जिसके अंदर नॉन कंजर्वेटिंग ग्रैन्युलोमा हम देखते होते हैं, शाबाश। और कोई ऐसी डिजीज जिसके अंदर हम नॉन कंजर्वेटिंग सार्कोडियोसिस। ग्रैन्युलोमा देखते हैं, वेरी गुड हसीब, शाबाश बच्चों। फ्राइबल म्यूकोजा होता है, मतलब कि आपका जो म्यूकोजा होता है वो एक तरह का फ्रेश होता है, आप ये कह सकते हो। उसके अंदर अपने सार्काइडोसिस के अंदर, सार्काइडोसिस के अंदर, वेरी गुड। तो आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, नॉन कंजर्वेटिंग ग्रैन्युलोमा देखते होते हैं बच्चों। उसके बाद आपने कहना लिम्फोइड एग्रीगेशन होती है यहाँ पे, ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका कोई नॉन कंजर्वेटिंग ग्रैन्युलोमा नहीं होता, आपने कहना नो ग्रैन्युलोमा। लेकिन यहाँ पे आपने कहना कि क्रिप्टिक अब्सेस होती है, अल्सर अल्सर होता है या ब्लीडिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक तरह के बच्चों आपने कहना ब्लीडिंग होती है बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर किसी तरह का कोई भी आपकी एक तरह का ग्रैन्युलोमा नहीं होता। ग्रैन्युलोमा जहां पे भी होता है वहां पर जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है मैक्रोफेजिस की। आपने ये बात अपने जेन के अंदर रखनी है बच्चों, किसकी, मैक्रोफेजिस की। लेकिन जो आपकी अब्सेस होती है बच्चों, वहां पर आपके मैक्रोफेजिस नहीं बल्कि आपके वहां पे न्यूट्रोफिल्स जा रहे होते हैं, ये आपने याद रखना है कि आपके क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आपका ना एक तरह का इकट्ठे होते हैं। जब वो आपके न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे ना, तो आपने कहना है इस हिस्से को हम कहते हैं क्रिप्टिक अब्सेस। तो क्रिप्टिक अब्सेस आप किसको देखते हो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों जो आपका एक तरह का क्रोन डिजीज का पेशेंट होता है ना, उसमें अभी हमने डायरिया देखना है। तो डायरिया मोस्टली आपका ब्लडी भी हो सकता है, नॉन ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। तो आपने क्या कहना है, एक तरह का नॉन ब्लडी डायरिया भी देख सकते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हमेशा ब्लडी डायरिया होगा और वो पेनफुल होगा। कौन सा एक तरह का बच्चों, पेनफुल होगा। तो ये बात को आपने कहना है कि इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन का मतलब बच्चों क्या होगा, एक तरह का आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर जो डायरिया होगा डेट मे और मे नॉट बी ब्लडी, मतलब वेरिएबल होता है आपने कहना, लेकिन यहाँ पे आपने कहना ब्लडी डायरिया होता है और ये पेनफुल होता है, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपका जो जो क्रोन डिजीज का पेशेंट है,
उसके अंदर, और जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है उसके अंदर जो पेशेंट है वो क्या कहता है कि मेरे पेन कहाँ पे हो रही है, फॉर एग्जांपल राइट साइड ऑफ द टमी हो रही है या लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमेन हो रही होती है। देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह ये बनाता हूँ कि ये आपका स्टमक है, उसके बाद ये बना रहा है आपका एक तरह का आपका स्टमक हो गया, उसके बाद ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह चलती जा रही है चलती जा रही है, उसके बाद ये बच्चों आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने करना है कि हाँ जी जनाब ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाले पार्ट्स इस तरह हो गए। तो मुझे आपने ये बताना है कि बच्चों ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये पूरा पूरा रेक्टम लाजमी इन्वॉल्व होता है। तो रेक्टम जिसके अंदर आपका 100% इन्वॉल्व होता है वो हिस्सा कौन सा, शाबाश बच्चों, आपने ये बताना। तो रेक्टम जिसके अंदर 100% इन्वॉल्व होता है बच्चों, मुझे ये बताओ वो हिस्सा कौन सा है, रेक्टम रेक्टम शाबाश, जिसके अंदर 100% इन्वॉल्व होता है वो कौन सा हिस्सा है। हाँ जी, ओ भाई आपने कहना है कि रेक्टम जिसके अंदर 100% इन्वॉल्व होता है वो आपका हिस्सा होता है आपका एक तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अनीब शाबाश बच्चे, आपने कहना अल्सरेटिव कोलाइटिस का होता है। तो अब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो आपकी रेक्टम है और उसके बाद जो आपका सिग्मोइड कोलॉन है वो आपका लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, मुझे ये बताओ ये आपका लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, अगर बच्चों ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है तो ये आपका लेफ्ट साइड पे हो रहा है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट होगा उसके अंदर जो पेन होगी वो लेफ्ट साइड ऑफ अब्डोमेन के ऊपर होगी, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट क्या लगाओ आपका क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज के अंदर जो पेन होती है बच्चों वो आपने कहना है कि राइट साइड होती है, ठीक है। ये आपने इस तरह एक तरह का याद लगाना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टर्मिनल इलियम लाजमी इन्वॉल्व होता है, और टर्मिनल इलियम आपका तकरीबन तकरीबन आपका अपेंडिक्स के साथ क्या आता है, उसके बाद इलियम जूजिनम इलियम और सिकम के साथ क्या आता है अपेंडिक्स, वो कहाँ पे आता है, राइट साइड पे होती है। तो इस वजह से आपने कहना कि क्रोन डिजीज आपकी हमेशा जो होगी वो एक तरह की राइट साइड को एक तरह की इन्वॉल्वमेंट करवाती है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का सीन क्या होता है बच्चों। यहाँ पे आपने कहना है कि अब यहाँ पर आपकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ जाती हैं कि क्रोन डिजीज की क्या कॉम्प्लिकेशन है। पहले नंबर पे आपने ये कहना होता है बच्चों के क्रोन डिजीज के बारे में आपने, या फिर एक तरह का इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपने कहना होता है बच्चों के क्रोन डिजीज के अंदर जो हम दूसरी चीजें देखते होते हैं वो ये है कि आपके एक तरह का, जैसा कि मैंने बताया था कि फस्टूला बन जाता है अगर ये ऐसे ही रहे, ठीक है। क्या होता है, एक तरह का फस्टूला होता होता है जो बन जाता होता है। ये आप लोगों ने बच्चों अपने ज़हन के अंदर बात रखनी है। और ये जो फस्टूला बनता है वो किसके साथ बनता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर वन। नंबर टू हमने क्या कहा था कि इसके अंदर स्ट्रिक्चर्स होते हैं। नंबर थ्री हमने क्या कहा था कि इसके अंदर अपसेस होती है। ये सारी की सारी बातें हमने की थी ना बच्चों। तो अब हमने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने अभी बताए थे वो कैसे होते हैं। सबसे पहले अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चों के फस्टूला का सीन जो होता है वो क्या होता है। तो देखो बच्चों, आपने कहना होता है कि फस्टूला का जो सीन होता है वो कुछ यूं होता है कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो इंटेस्टाइन थी, इसका इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन होता है वो किसी भी और ऑर्गन के साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें कि जो बच्चों हमारा ये ब्लैडर है ना, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये जो ब्लैडर है ठीक हो गया, इस ब्लैडर के पीछे जो होता है यहाँ पर आपकी रेक्टम होती है, क्या होती है, एक तरह की बच्चों रेक्टम होती है, या फिर आपकी इंटेस्टाइन आ रही होती है, ठीक है। ये क्या एक तरह की इंटेस्टाइन आ रही होती है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक तरह का इंटेस्टाइन आपके पीछे है, ब्लैडर आपका क्या एक तरह का आगे है, ठीक हो गया बच्चों, आपने ये कहना होता है ब्लैडर आपका आगे, इंटेस्टाइन आपकी पीछे है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, तो यहाँ पे जब आपका एबनॉर्मल कनेक्शन बनेगा कहाँ पे, इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटेरो वेजिकुलर फस्टूला। वेजिकल का मतलब क्या, ब्लैडर, वेजिकुलर का मतलब एक तरह का बच्चों ब्लैडर, इंटेरो का मतलब क्या, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन और आपके ब्लैडर के दरमियान में जो फेस्टूला होता है उसको आप क्या कहोगे, इंटेरो वेजिकुलर फेस्टूला। अब देखें जब किसी भी बंदे के अंदर इंटेरो वेजिकुलर फेस्टूला होगा बच्चों, तो आपने इसके अंदर क्या देखना है कि इस बंदे को जो यहाँ पे एक तरह का स्टूल के यानी कि ये सारे के सारा गंदा मादा जो होगा वो जनाब यूरिन के अंदर आएगा, और इसके नतीजे में क्या होगा, बंदे को बार बार यूटीआई होगा, एक तरह का बच्चों नंबर वन रिकरेंट यूटीआई होगा। नंबर टू आपने कहना है कि यहाँ पर एयर वगैरह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं न्यूमा चूरिया, क्या एक तरह का बच्चों न्यूमा चूरिया, आपने कहना है कि इसको हम कहते हैं एयर वगैरह आना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया बच्चों, और ये क्रोन डिजीज के अंदर होता है। तीसरे नंबर पे आप खुद देखोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्चर्स होते हैं। स्ट्रिक्चर्स का मतलब क्या होता है, नर्विंग होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों अगर किसी भी बंदे के अंदर नर्विंग होगी तो अब ये देखो कि यहाँ पे अगर स्टूल इजीली पास होता था, क्या अब ये नर्विंग होने की वजह से आगे स्टूल पास हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। जब ये स्टूल आगे पास नहीं हो सकेगा तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखते होते हैं, एक तरह का बच्चों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं। ये आपने याद करना। तीसरे नंबर पे जो बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है वो क्या है, आपने कहनी है कि हाँ जी जनाब यहाँ पे जो पस होती है वो इकट्ठी हो सकती है जिसकी वजह से पस की जो होती है वो कलेक्शन होने शुरू हो जाती है बच्चों। लास्ट बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बच्चों, आप सबको पता है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर आपका एक हिस्सा लाजमी इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा हिस्सा होता है वो आपको पता
होता है कि जो हिस्सा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते होते हैं टर्मिनल इलियम। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों के, आपका जो टर्मिनल इलियम होता है वहां से कौन से ऐसे सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है जो कि आपके फैट की डाइजेशन करवाता है, जो कि आपकी फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता है। वेरी गुड हसीब, शाबाश बेटा, लव यू। तो आपने कहना है कि उस हिस्से का नाम होता है आपका बाइल। जो बाइल होता है वो टर्मिनल इलियम से आपके एब्जॉर्ब होता है। अब आप खुद सोचो कि क्रोन डिजीज के अंदर बच्चों आपने ये कहना है कि जो आपका टर्मिनल इलियम होता है वो आपके एक तरह का डैमेज हो जाता है। जब आपका टर्मिनल इलियम जो होगा बच्चों वो आपके एक तरह का इन्वॉल्व होगा नंबर 1 पे, तो जो बाइल होगा अब वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। जब ये बाइल आपका दोबारा वापस नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो यही बाइल अब आपका कहाँ जाएगा? यही बाइल आपका एक तरह का स्टूल के अंदर जाएगा, जिसको हम क्या कहते थे? बाइल एसिड डायरिया कहते थे। जब ये आपका बाइल एसिड डायरिया होगा बच्चों, तो अगला मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इस बंदे के अंदर क्या आपके जो फैट फैट होगी उसकी मल्सिफिकेशन होगी? तो आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर जो फैट की जो मल्सिफिकेशन है वो एक तरह की बच्चों नहीं होगी। जब आपकी फैट की मल्सिफिकेशन नहीं होगी तो जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होंगे वो एक तरह के टूटेंगे नहीं, जिसके नतीजे में आपने कहना है कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन होंगे उनकी आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। तो जब आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो इस वजह से हम इसकी बॉडी के अंदर ए डी ई के ये सारे के सारे विटामिन की कमी देखते हैं। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर स्टीटोरिया भी देख सकते हैं बच्चों। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए विद कंसेप्ट विद ईच एंड एवरीथिंग, वरना मैं आप लोगों को ऊपर से देख के भी पढ़ा देता और अब तक शायद हम कहाँ जीआईटी पूरी कंप्लीट कर लेते होते। लेकिन मेरा मेन गोल ये है कि आपको रट्टा नहीं लगवाना, ईच एंड एवरीथिंग विद कंसेप्ट विद ई, मतलब कि आपको पता हो कि भाई इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है। वरना हम रट्टा तो लगा लें, आप लोगों को पता लग जाएगा हाँ जी जनाब ये हो क्या रहा है, लेकिन रट्टे का फायदा कोई नहीं है। आप बंदे जो होते हैं उन्होंने बुक्स याद की होती है कि हाँ जी जनाब यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो एग्जाम के अंदर जनाब उनको वैसे नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि कंसेप्चुअल बात होती है। तो इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक ये पता चला। दूसरे नंबर पे अगर आपको ये हो कि फॉर एग्जांपल बच्चों एक बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है? देखें, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जांपल अब आप खुद देखो कि यार यहाँ पे एक तरह का ना फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम है, ठीक हो गया, ये एक तरह का कैल्शियम है। और उसके बाद आप ये देखो कि अगर ये फ्री फैटी एसिड है, कि एक तरह का फ्री फैटी एसिड है, ठीक हो गया, कि एक तरह का बच्चों फ्री फैटी एसिड है। अगर ये फ्री फैटी एसिड है, ठीक हो गया, और यहाँ पे आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि यहाँ पे आपका एक तरह का ऑक्सालेट भी है, कि एक तरह का बच्चों ऑक्सालेट भी है। नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होता है कि ऑक्सालेट आपके कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है, कैल्शियम ऑक्सालेट बन जाता है, ठीक हो गया बच्चों। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर किसी बंदे के अंदर टर्मिनल इलियम नहीं काम कर रहा, तो जब टर्मिनल इलियम काम नहीं करेगा तो वहां से फ्री फैटी एसिड जो होगा वो एक तरह का, या बाइल जो होगा वो एक तरह का रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब बाइल आपका एब्सॉर्ब नहीं होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों? आपने कहना है कि यही जो फ्री फैटी एसिड होगा वो जनाब आपका कैल्शियम के साथ बाइंड करना शुरू हो जाएगा। जब ये फ्री फैटी एसिड कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं बच्चों स्पोनिफिकेशन प्रोसेस है। तो जब यहाँ पे स्पोनिफिकेशन प्रोसेस होता है तो इसके नतीजे में जो ऑक्सालेट होते हैं बच्चों वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं। जब आपके ऑक्सालेट आपके ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाते हैं तो इसकी वजह से कैल्शियम किडनी स्टोन होने के जो चांसेस होते हैं बच्चों वो बढ़ जाते हैं। तो आपने कहना है कि इसकी वजह से हम क्या देखें, एक तरह का कैल्शियम किडनी स्टोन होने के चांसेस, यानी कि कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन होने के जो चांसेस होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। ये बात आप लोगों ने, कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। जिसको नहीं पता चला वो बंदा फिर भी पूछ सकता है बच्चों। तो आपने क्या कहना है कि सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ से आपको पता है कि जो बाइल होता है वो टर्मिनल इलियम से क्या होता है, एक तरह का एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब टर्मिनल इलियम ही डैमेज हो जाएगा तो जो बाइल होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब बाइल आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यही जो बाइल होगा वो किसके साथ बाइंड करेगा? तो आपने कहना यही जो बाइल होगा वो जनाब आपका फ्री फैटी एसिड के साथ बाइंड कर जाएगा। जब फ्री फैटी एसिड के साथ ये बाइल बाइंड कर, सॉरी, आपका कैल्शियम के साथ बाइंड कर सकेगा। जब आपका कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो ऑक्सालेट जो फ्री पड़ा हुआ है यही ऑक्सालेट क्या होगा, ये जनाब आपका एक तरह का टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्ब होगा, और ये टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर ये बढ़ जाएगा। जब आपका ऑक्सालेट का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से हम किडनी स्टोन देखेंगे बच्चों। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद मुझे ये बताएं कि टर्मिनल इलियम से आपके एक विटामिन की एब्जॉर्प्शन होती थी, उस विटामिन का नाम क्या होता था? शाबाश, आपके विटामिन एक था जिसकी आपकी एक तरह की बच्चों टर्मिनल इलियम से आपकी एक तरह की एब्जॉर्प्शन होती थी, उसका नाम क्या था? आपने क्या कहना है? आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का टर्मिनल इलियम का नाम क्या होता है? आपने कहना है कि एक तरह का विटामिन बी 12। तो इस बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की भी एक तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है बच्चों, ठीक है? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं है बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। तो पहले नंबर पे बच्चों यहाँ पे लिखा होता है माल अब्जॉर्प्शन। तो बच्चों आपकी माल अब्जॉर्प्शन हो रही है कि नहीं हो रही पहले नंबर पे, तो मुझे ये बताएं। शाबाश, हाँ जी बच्चों।
यार जल्दी बताते जाएं, मैं इतना ऊंची बोल रहा हूँ, आप लोग एक्टिव ही रहो, शाबाश। मैल न्यूट्रिशन, माल अब्जॉर्प्शन देखा, उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर आप देख सकते हो, हाई रिस्क ऑफ द पेनकोलाइटिस ये भी आप सोच सकता है, फिस्टुला आपका बनता है, ये आपको मैंने बताया, इंटेरोवेजिकुलर फिस्टुला आप कहते हो, रिकरेंट यूटीआई होता है, न्यूमोथुरिया होता है, ठीक है, पानी लेके आओ, ठीक है। उसके बाद आपने कहना अपसेस बनती है, स्ट्रिक्चर्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपने कहना ऑब्स्ट्रक्शन होती है और पेरिएनल डिजीज होती है। ये सारा कुछ मैंने बच्चों बता दिया। उसके बाद अब हम आते हैं जनाब आपकी एक तरह की अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स देखने को मिलते होते हैं। तो देखो यार, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर बच्चों आपने ये बातें अपने ज़हन के अंदर रखनी है। तो वो आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात होगी तो पहले नंबर पे आपने पता क्या कहना है, आपने कहना है कि इसके अंदर जो मेगा कोलोन बन जाएगी, मैसिव कोलोन डायलेशन हो जाती है। मतलब कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो कोलोन होती है वो आपकी डायलेट होना शुरू हो जाती है। और जब ये डायलेट होना शुरू हो जाएगी तो एक वक्त आएगा कि आपकी इतनी ज्यादा डायलेट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगा कोलोन। एक तरह का बच्चों टॉक्सिक मेगा कोलोन कहते होते हैं। और ये आपकी इमरजेंसी कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता ये परफोरेट कर जाए, कि एक तरह का परफोरेट कर जाए, तो परफोरेट करने के बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपकी पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। और पेरिटोनाइटिस आपकी एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसकी वजह से बंदे की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से आपने इसको इमरजेंसी पे ट्रीट करना है। तो बात करने का मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस कहते हैं, या एक्स्ट्रा मेगा कोलोन, ये परफोरेशन के चांसेस होते हैं। तो आपने कहना इसके अंदर क्या होता है, फुलमिनेंट कोलाइटिस होता है, टॉक्सिक मेगा कोलोन होती है और परफोरेशन होती है बच्चों। इसके अंदर किसी तरह का कोई फेस्टुला नहीं बनता, इसके अंदर बच्चों किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनता, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी एक तरह का रिकरेंट यूटीआई, उसके बाद आपने कहना न्यूमोथुरिया, उसके बाद आपने कहना है कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी, और उसके बाद आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आपको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस वजह से हर 10 साल के बाद हम कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। वो लोग जिनको बच्चे एक तरह का आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो ना, उन लोगों के अंदर कोलोनोस्कोपी हम करवाते होते तकरीबन हर 10 साल बाद। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों, इसके बाद अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं। यार एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन का बच्चों आसान लफ्ज के अंदर मतलब ये होता है कि आपका एक तरह का इंटेस्टाइन के अलावा और कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो सकती है। तो आपने ये कहना होता है कि ये दोनों डिजीजेस के अंदर हम देखते हैं, सिंपल अल्फाज के अंदर, चाहे किसी के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे किसी के अंदर क्रोन डिजीज हो, दोनों में हम देखते हैं। ठीक हो गया बच्चों? पहले नंबर पे हमने ये कहना होता है कि जो शिन एरिया होता है ना, वहां पर पेनफुल रेड नड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर पेनफुल रेड नड्यूल्स बनना शुरू हो जाए ना, तो इसको हम कहते होते हैं बच्चों एरिथीमा नोडोजम। ठीक है, एरिथीमा नोडोजम कहते होते हैं। दूसरे नंबर पे इस बंदे के अंदर हम देखते हैं पेनफुल स्किन अल्सर भी देख सकते हैं, जिसको हम कहते होते हैं पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। क्या एक तरह का बच्चों पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। तो अगर रैश है, अगर क्या एक तरह का रैश है जो कि पेनफुल है, पेनफुल रैश है, तो पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि इस बंदे के अंदर पेनफुल रेड नड्यूल्स हैं, नड्यूल्स होता है एक और चीज, यानी कि इस तरह, ठीक है, नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाए, उसको हम कहते होते हैं बच्चों एक तरह का आपने कहना होता है एरिथीमा नोडोजम, पेनफुल रेड नोड्यूल्स ऑन शिन एरिया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपके रैश हैं, यानी कि निशान बने हुए रेड कलर के और वो पेनफुल है, तो उसको हम कहते हैं पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, ये आपकी आंखों की भी इन्वॉल्वमेंट करवाता है, जिसकी वजह से आपकी यूवीआइटिस और एपिसेक्युलराइटिस हो सकता है। तो आपने कहना एपिसेक्युलराइटिस और यूवीआइटिस भी करवा सकता है। ओरल कैविटी के अंदर ये आपका रिकरेंट ऑफ्थस अल्सर करवाता है। ऑफ्थस अल्सर वो अल्सर होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बच्चों आपका येलो डिप्रेशन, एरिथीमा मार्जिन, और उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर पेनफुल होता है, उसको मोफ्थस अल्सर कहते होते हैं, जिसकी एसोसिएशन अगर आप देखोगे तो या तो ये सीलियक डिजीज के साथ हो सकती है, या फिर क्रोन डिजीज के साथ हो सकती है, या फिर एचआईवी के साथ हो सकती है। अगर किसी बंदे के अंदर ये ठीक ना हो रहा हो, इसका दूसरा नाम कैंकर अल्सर सोर होता है, ये आपको पता होगा। इसके बाद बच्चों आपने कहना है कि ये जॉइंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट करवाता है, जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस, ये आपका एक तरह का करवा देता है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक में नहीं होता, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रोन डिजीज हो, दोनों में होता है। उसके अंदर रैशेस दोनों में बनते हैं। उसके बाद जनाब आपके नोड्यूल्स दोनों में बनते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि दोनों के अंदर ही बच्चों आपने कहना है कि आंखों की इन्वॉल्वमेंट होती है। दोनों के अंदर ही बच्चों आपने कहना कि जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती थी। यहाँ पे पड़ा रैश है, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, एरिथेमाटोजम, आई इन्वॉल्वमेंट यहाँ है, आफ्थोसल्सर यहाँ है,
आर्थराइटिस यहाँ है, उधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि सर ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं बच्चों एक तरह का किडनी स्टोन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। पहले नंबर पे आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपका एक तरह का जो हमारी जो इन्फ्लेम्ड जो बावल होती है, जैसा कि आपने कहना टर्मिनल इलियम, क्या टर्मिनल इलियम जब डैमेज हो जाती है तो वो फैट को अब्सॉर्ब कर पाती है? शाबाश बच्चों, मुझे ये बताइएगा। तो आपने कहना है फैट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। जब वो फैट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना होता है बच्चों कि आपका यही जो फैट होता है वो किसके साथ बाइंड करता है? कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। जब यही फैट आपके कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है तो इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में जो फ्री कैल्शियम है वो आपका कम रह जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम आपका फैट के साथ बाइंड करना शुरू हो जाता है। जब आपका फ्री कैल्शियम कम हो जाता है तो इसके नतीजे में फिर आपने कहना कि जो ऑक्सालेट होता है वो आपका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब आपका ऑक्सालेट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो यही जो ऑक्सालेट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जैसे ऑक्सालेट आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो इसकी वजह से ऑक्सालेट किडनी स्टोन बनते होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है बच्चों। तो यहाँ पर अभी हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कहना इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन जो होती है वो माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करवाती है, ऑलरेडी मैंने बताया। फैट बाइंड विद कैल्शियम इन इंटेस्टाइन, मैंने बताया। एक्सेस फ्री ऑक्सालेट इन इंटेस्टाइन होती है जिसकी वजह से ऑक्सालेट क्या होता है, एक तरह की एब्जॉर्ब होती है। कंबाइन विद कैल्शियम इन किडनी, जिसकी वजह से क्या बनता है, एक तरह का आपने कहना है किडनी स्टोन बनते हैं। किडनी स्टोन, गाल स्टोन के अलावा आपने किडनी स्टोन यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। आपने कहना किडनी स्टोन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर एक तरह की एक एंटीबॉडी भी पॉजिटिव हो सकती है जिसको हम कहते होते हैं एंटी, आपने कहना होता है कि एक तरह का सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी। क्या एक तरह का आपने कहना एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडीज। आप इसको इस तरह याद करते हैं, एंटी एस सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी, ASCA। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का आपने कहना एंटी साइक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी ASCA, ये इसके अंदर एक तरह की पॉजिटिव होती है बच्चों। तो आपने ये एंटीबॉडी याद रखनी है क्योंकि ये एंटीबॉडी इसके अंदर पॉजिटिव होगी तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर एक और एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, क्योंकि उन दोनों में से डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। स्टोन भी कैल्शियम ऑक्सालेट के अकेले ऑक्सालेट के नहीं होंगे, तो कैल्शियम कम तो है बच्चे। ये जो कैल्शियम आपका कम हो रहा है ये आपकी बॉडी से निकल रहा है, लेकिन आपके ब्लड के अंदर तो ऑलरेडी कैल्शियम पड़ा हुआ है, ठीक है। कैल्शियम आपका वो सब्सटेंस होता है जो कि आपकी किडनी के अंदर यूरिन से फिल्टर हो रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम भी आपका एक तरह का स्टूल के अंदर भी जा रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम तो मौजूद है कुछ ना कुछ। तो ये जो ऑक्सालेट होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है। जब ये ऑक्सालेट आपका कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है तो इसके नतीजे में आपने कहना होता है कि कैल्शियम ऑक्सालेट के किडनी स्टोन बनते हैं, क्योंकि अगर ये कैल्शियम आपके फैट के साथ बाइंड कर रहा है तो फैट ना होती तो इसी कैल्शियम ने आपके ऑक्सालेट के साथ भी बाइंड करना था। तो जब इस कैल्शियम ने आपके ऑक्सालेट के साथ आपके इंटेस्टाइन के अंदर बाइंड करना था तो फिर भी आपके कैल्शियम के लेवल का ब्लड के ऊपर जो असर है वो नहीं होना था। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें आगे क्या होता है। आगे आपने ये कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का जो एंटीबॉडीज इसके अंदर पॉजिटिव होती है वो होती है, एक तो आपने कहना है कि इसकी जो एसोसिएशन होती है वो आपके लीवर की एक डिजीज होती है जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस के साथ होती है। दूसरा आपने कहना है कि PMPU अंका और P अंका जो आपकी एंटीबॉडीज होती है उसके साथ आपकी हो रही होती है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। ट्रीटमेंट वगैरह अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाँ जी जनाब ट्रीटमेंट का क्या हिसाब होता है। सबसे पहले आपने कहना है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पी अंका आपने कहना अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके बाद आपने कहना ए वाला जो था एंटी सर्वाइसिस, आप एंटी सैक्रोमियल सर्विसिया एंटीबॉडीज ASCA, आपने कहना क्रोन डिजीज। ठीक हो गया बच्चों। ट्रीटमेंट क्या है क्रोन डिजीज के अंदर, आप जो ट्रीटमेंट देते हो सबसे पहले बच्चों आपने कहना स्टीरॉइड्स देते होते हैं। उसके बाद आपने कहना बच्चों एजाथायोप्यूरिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, और उसके बाद आपने कहना है कि बायोलॉजिक्स जिसको हम कहते हैं इडालीमुबाब या इन्फ्लिक्समुबाब, ये आप दे सकते होते हो। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि आपने कहना स्टीरॉइड्स दिया, एजाथायोप्यूरिन, एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, और उसके बाद इन्फ्लिक्समुबाब, इडालीमुबाब ये देते होते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो आप ट्रीटमेंट देते होते हैं बच्चों वो आपने देना है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नंबर 1 आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड का जो दूसरा नाम जो आप देते हो उसको हम कहते हैं मेसेलामीन। क्या एक तरह का मेसेलामीन, ये आप देते हो। दूसरे नंबर पे आपने कहना स्टीरॉइड्स भी हम दे सकते होते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना इन्फ्लिक्सिमाब, और अगर ये ऐसा ही रहे तो हम उसके अंदर कोलन का वो हिस्सा जो पर्टिकुलर रेक्टम और कोलोन का एक तरह का इन्वॉल्व होता है उसको सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम तक कोलेक्टमी करते होते हैं। ठीक है बच्चों। आपने कहना कोलेक्टमी जो होती है वो जनाब आपका एक तरह का क्योर करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस को, लेकिन क्रोन डिजीज को वो क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि क्रोन डिजीज तो थ्रू आउट द GIT आप इन्वॉल्व हो रही होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। शाबाश एनीवन जी।
अच्छा बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि जैसा कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होती है, इसके अंदर इन्फेक्शियस प्रोसेस होते हैं, तो जिसके अंदर भी इन्फेक्शियस प्रोसेस होंगे ना, उसके अंदर हमने क्या कहना है, एक तरह का आपने कहना होता है कि जिसके अंदर भी आपके इन्फेक्शियस प्रोसेस होंगे, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होंगे, उसके अंदर आपने कहना है कि फीकल फीकल कैल, आपने क्या कहना है, एक तरह का फीकल कैल प्रोटेक्टिन का जो लेवल होता है वो आपका ज्यादा होता है। तो मुझे ये बताएं कि आपका इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होगी, उसके अंदर बच्चों फीकल कैल प्रोटेक्टिन का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? तो आपने क्या कहना, एक तरह का ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं। लेकिन इरिटेबल बावल सिंड्रोम के अंदर किसी तरह का कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता। इस वजह से वहां पर फिकल काल पेरोटेक्टिन जो प्रोटीन का जो लेवल होता है वो आपका कम देखने को मिलता है या नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे हम लोग जो आप लोगों से पूछेंगे कुछ पॉइंट्स, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? अनीब अंजम। जी सर। अनीब बेटा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि क्रीपिंग फैट आप किस में देखते हो? क्रीपिंग फैट सर कोहन डिजीज में, क्योंकि सर टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होती है जहाँ पे बाइल रीअब्जॉर्ब शाबाश। होता है। कौन सा साइन इसमें उसकी देखते वजह से होते हैं? सर इसमें स्टिंग साइन देखते हैं, और सर मिकोजा वगैरह क्लोज हो जाती है। और जो लाइक रॉड अल्सरेटिव शेप कोलाइटिस हो होता है गई। उसमें कौन सा हाँ। साइन देखते हैं? सर उसमें लेड पाइप साइन। क्रोन डिजीज के अंदर कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? सर विटामिन B12। शाबाश, विटामिन B12 एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, ये दोनों बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फेस्टुला जो बनता है वो किसके साथ बनता होता है इसका? कोहन डिजीज। क्रोन डिजीज में फेस्टुला किसके साथ बनता है? सर इसका ब्लैडर के साथ बन सकता है, और यूटीआई काज वगैरह कर सकता है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। गजनफर, 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 चलो यार, गजनफर भाई को तो रिमूव करें ना। अच्छा जी, इब्राहिम, इब्राहिम अब्दुल्ला। यस सर। इब्राहिम बच्चे, जी सर। एक मिनट, ये अली का क्वेश्चन एक आया, मैं वो देख लूँ एक मिनट को फिर बता। सर जी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताओ बेटा कि इसके अंदर आप कौन सा ग्रेन्युलोमा देखते हैं क्रोन डिजीज के अंदर? अब्दुल्ला, कौन सा ग्रेन्युलोमा हम देखेंगे? यस सर। कौन सा ग्रेन्युलोमा हम देखेंगे? सर हम इसमें नॉन सेटिंग देखेंगे। नॉन केजियाटिन देखेंगे। और किस डिजीज में नॉन केजियाटिन ग्रेन्युलोमा देखते हैं? सर हम इसमें इसके अलावा सार्काइडोसिस में देखते होते हैं। किस में देखते हैं? सर्कड सार्काइडोसिस में देखते हैं। सर्कडोसिस। यस सर। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आप क्रिप्टिक अपसेस देखते हो। क्यों? कौन यस से सर। सेल्स वहां पे ज्यादा होते हैं? आपके अजिनोफिल्स होते हैं, बेजोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, कौन से होते हैं? नोट्रोप। न्यूट्रोफिल्स। क्या आपने कहना एक तरह का बच्चों, न्यूट्रोफिल्स कहना होता है, ठीक है। इसके अंदर लेड पाइप साइन देखते हैं। उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव होती हैं? कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं? पी अंका। और इसकी यस सर। एसोसिएशन किसके साथ होती है? प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस के साथ। क्रोन यस डिजीज सर। के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं? एंटी सार्कोमियर, आपने कहना है स्लीविक एंटीबॉडीज, ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक हो गया, ओके शाबाश। ओके गुड। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक तरह का सोनिया नास। यस सर। सोनिया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो टॉक्सिक मेगा कोलोन और परफोरेशन करवा सकती है? सर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर टॉक्सिक मेगाकोलन बनती होती है। शाबाश। इसके अंदर हम डिजीज की एक्टिविटी को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं फिकल काल प्रोटेक्टिन लेवल। वो क्या काम करती है? अगर वो पॉजिटिव सर होगी तो इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें जो चीज़ है जो मतलब फिकस सॉरी क्या कहते हैं इसको, इन्फ्लामेटरी इन- रिएक्शंस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और फीसिस जो है वो पास आउट नहीं हो रहा। ओके, एक मिनट। अच्छा बच्चों, अब मुझे सोनिया बेटा आपने ये बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्रोन डिजीज के अंदर जो आप साइन देखते हैं वो कौन सा होता है? स्प्रिंग साइन देखते होते हैं। कौन सा ऐसा पोर्शन जीआईटी का होता है जो कि लाजमी इन्वॉल्व होता ही होता है? सर इसके अंदर म्यूकोजा जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता ही होता है हर एक सूरत में, क्योंकि मोस्टली अल्सर्स वहीं पर बनते होते हैं, और इलियम वाला पोर्शन, टर्मिनल जीआईटी का इलियम इन्वॉल्व। जीआईटी का टर्मिनल इलियम कौन से विटामिन की आपकी अब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम से होती है? सर टर्मिनल विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अंदर कौन सा ग्रेन्युलोमा हम देखते हैं? सर नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा देखते होते हैं, और साथ में लिम्फोइड अल्सरेटिव एग्रीगेट्स बनते कोलाइटिस होते के अंदर जो आप क्रिप्टिक अब्सेस देखते हैं बेटा, तो उसके अंदर हैं कौन जी। से सेल्स आपके पॉजिटिव होते हैं जो अब्सेस करवाते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वहां पर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही होती है। शाबाश। उसके बाद आपने ये कहना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सा साइन होता है? लेड पाइप साइन होता है। आगे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपका कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर आपका फेस्टुला बनता है और किसके दरमियान बनता है? सर क्रॉन्स डिजीज के अंदर फिस्टुला बनता होता है, इंटेरोविजाइकल फिस्टुला मोस्ट कॉमनली बनता होता है यहाँ पर। ब्लडी डायरिया किस में होता है जो कि होगा ही होगा ब्लडी डायरिया? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ब्लडी डायरिया होता है, और वो पेनफुल होता है मोस्टली। पेनफुल राइट साइड पे पेन होती है या लेफ्ट साइड पे पेन होती है? लेफ्ट साइड के ऊपर पेन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। शाबाश। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस की एसोसिएशन आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ है या क्रोन डिजीज के साथ है? प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस की अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ है। ऐसी एंटीबॉडीज कौन सी होती है जो कि क्रोन डिजीज के अंदर पॉजिटिव होती है? सर ASC पॉजिटिव होती है इसके अंदर। शाबाश, वेरी गुड बेटा। अच्छा जी, ये था आप लोगों का एक तरह का जो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल आपका पूरे का पूरा ये क्रोन डिजीज के बारे में। अभी हम आगे मूव करते हैं बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए यार डिवर्टिकुलम होता क्या है, डिवर्टिकुलोसिस क्या होता है और डिवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर से किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कर लिया है बच्चों। तो सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए बच्चों कि डिवर्टिकुलम का मतलब क्या होता है। यार अगर है ना डिवर्टिकुलम के अंदर यहाँ पे एक आप चीज देखो कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना कि यार एक टायर और टायर का एक हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ इस तरह निकल आता है, ऐसा होता है ना। गर्मियों में बहुत सारे टायर होते हैं जो कि इस तरह बाहर की तरफ निकल आते हो, तो उसको हम कहते हैं डिवर्टिकुलम। ठीक हो गया। एक पाउच जो होता है वो बल्ज हो जाता है आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, तो आपने क्या कहना एक तरह का बच्चों वो डिवर्टिकुलम है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि डिवर्टिकुलम है क्या, तो आपने कहना डिवर्टिकुलम इज अ स्मॉल पाउच दैट बल्ज आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इसको आप डिवर्टिकुलम कहते होते हो। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने कहना है कि इस पाउच के अंदर आप दो तरह के डिवर्टिकुलम लेते हो, एक आपका ट्रू डिवर्टिकुलम होता है, एक आपका फॉल्स डिवर्टिकुलम होता है। ट्रू डिवर्टिकुलम वो होता है जिसके अंदर सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, और फॉल्स वो होता है जिसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो सबसे पहले आपने कहना है कि अगर सारी लेयर्स इन्वॉल्व है तो वो ट्रू है, और इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है जैसे कि मैकल डिवर्टिकुलम की, कि मैकल डिवर्टिकुलम आपके एक तरह का ट्रू डिवर्टिकुलम है। लेकिन जब आप बात करते हो कि फॉर एग्जांपल सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ म्यूकोजा और आपका सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है, तो आपने कहना वो फास्ट डिवर्टिकुलम होता है, और इसके अंदर मस्कुलारिस आपका इन्वॉल्व नहीं होता। जैसा कि आपने कहना जिंकर डिवर्टिकुलम हो गया, डिवर्टिकुलोसिस हो गया कोलोनिक का, ये आपने याद करना होता है। ठीक है। तो इसको हम सूडो वाल भी सूडो डिवर्टिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल वाल इन्वॉल्व होती है, सारी की सारी वाल आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके गट की जो वाल होती है उसके अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारिस, सिरोसा, अगर तो ये सारों की सारी चारों वाल इन्वॉल्व है तो आपने कहना ट्रू डिवर्टिकुलम है। ट्रू डिवर्टिकुलम किस में देखते हैं, आपने कहना मैकल डिवर्टिकुलम में। ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ही इन्वॉल्व है तो उसको आपने कहना कि ये फास्ट डिवर्टिकुलम है। और फास्ट डिवर्टिकुलम किस में देखते हैं, वो आपने कहना होता है कि वो जनाब आपने कहना है कि फास्ट डिवर्टिकुलम या सूडो डिवर्टिकुलम कहते होते हैं, वो हम देखते हैं एक तरह का बच्चों जैसा कि जिंकर डिवर्टिकुलम हो गया, जैसा कि क्रोनिक डिवर्टिकुलम हो गया। अब देखिए एक बात तो ये आप मेरे ख्याल में आप सब बच्चों को ये पता लग गया होगा कि डिवर्टिकुलम क्या है। अब हमने आगे देखना कि डिवर्टिकुलोसिस क्या होता है। क्लोसिस का मतलब अगर मल्टीपल है, अगर ये पिक्चर को आप गौर से देखो बच्चों, तो आप ये थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक चीज क्लियर होगी, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, मतलब
कि आपने ये कहना है कि मल्टीपल मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर आप क्या देख रहे हो, इतना कहते हैं और फाइबर वाली डाइट कम खाते हैं। फाइबर वाली डाइट वो होती है जिसके अंदर बच्चों आपने कहना है कि वेजिटेबल्स हो जाएं, या फिर आपके एक तरह का सैलड वगैरह जो होते हैं उसको हम एक तरह का फाइबर डाइट कहते हैं। तो आपने कहना है कि प्रोटीन और लो फाइबर डाइट जो है वो ले रहे होते हैं। इसके अंदर नंबर 3 आपने कहना है कि वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का इंटेक, जैसे कि रेड मीट होगा उसका इंटेक करो। नंबर 4 आपने ये कहना होता है कि वो 20%। और नंबर 5 आपने ये कहना है कि ये हम उनके अंदर देखते हैं जिसके अंदर ब्लडी डायरिया हो। तो अगर कभी भी एग्जामिनर बच्चों इस तरह क्वेश्चन पूछे ना आपसे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर ब्लडी डायरिया, एज उसकी ज्यादा है, उसके अंदर जनाब एक तरह का फाइबर डाइट कम ले रहा है और 20% है, तो ये क्या है, आपने कहना ये डिवर्टिकुलोसिस है। ये एक तरह का बच्चों डिवर्टिकुलोसिस है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइड डिवर्टिकुलोसिस की जो होती है वो कौन सी है, अगर आप इस पिक्चर को गौर करो तो ये कौन सा है बच्चों, आपने कहना डिसेंडिंग क्लोन के बाद ये आपका सिग्मोइड क्लोन है। कौन सा, एक तरह का सिग्मोइड क्लोन है। तो आपने कहना सिग्मोइड क्लोन इज द मोस्ट कॉमन साइड। ये बात आप लोगों ने बच्चों अपने ज़हन के अंदर रखनी है। और सिग्मोइड क्लोन इज ऑन द लेफ्ट साइड, नॉट ऑन द राइट साइड। तो आप देखें बच्चों यहाँ पे आपने ये देखना है कि विदाउट इन्फ्लेमेशन कॉमन साइट इज द सिग्मोइड क्लोन। Why does it occur? Increase pressure inside the clonic push wall mucosa outward through the weak portion। तो आपने कहना क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आपने कहना ये बाहर की तरफ निकलता है। और ये मोस्टली हम किस में देखते हैं, लो फाइबर डाइट, 20% ओल्ड एज, ये सब में देखते होते हैं, ठीक है बच्चों। रिस्क फैक्टर्स ओल्ड एज ऑफ लो फाइबर डाइट, ओबेसिटी, रेड मीट है, ठीक हो गया बच्चों। और इसके अंदर हम के पेनलेस हिमेटोचीजिया देखेंगे, आपने ये देखना होता है। और कभी भी अगर देखा बज़वर्ड इसका है ये कि पेनलेस हिमेटोचीजिया, ब्लीडिंग है, ओल्ड एज है, आपने कहना है डिवर्टिकुलोसिस है, आंखें बंद करके आपका आंसर ये होना चाहिए बच्चों, किसी और की तरफ आपने नहीं जाना। अब देखें तीसरे नंबर पे आपने कहना डिवर्टिकुलाइटिस क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखो कि अब उस डिवर्टिकुलोसिस वाली जगह पे आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो आप इसको क्या कहोगे, आपने कहना उसको डिवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। तो डिवर्टिकुलोसिस आपका लेफ्ट साइड पे होता था, राइट साइड पे होता था, तो आपने कहना डिवर्टिकुलोसिस आपका लेफ्ट साइड पे होता था। तो अगर डिवर्टिकुलोसिस आपका लेफ्ट साइड पे होता था, तो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों ने बच्चों ये बात बतानी है कि अगर ये आपका डिवर्टिकुलोसिस आपका लेफ्ट साइड पे होता था, और अगर फॉर एग्जांपल वहां पे अब आपकी एक तरह की इन्फ्लेमेशन होगी है, तो उसको आप क्या कहोगे, डिवर्टिकुलाइटिस कहेंगे। और अब आपकी अगर डिवर्टिकुलाइटिस है, अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी है, तो बच्चों वहां पर उस बंदे को पेन होगी कि नहीं होगी, शाबाश मुझे ये बताइएगा। उस बंदे को वहां पे फीवर होगा कि नहीं होगा, WBC का लेवल बढ़ा हुआ होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहना क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन के अंदर ये सारी कुछ देखेंगे, तो लेफ्ट साइड के अंदर पेन देखेंगे। तो अब देखें इसके अंदर एग्जामिनर क्या कहेगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर पेन है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, तो उसके अंदर आपने क्या कहना है, एक तरह का ये डिवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट है, ठीक हो गया बच्चों। कि आपने कहना, और उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो सेम वही कि एब्सेस हो सकती है, फेस्टुला हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। लेकिन कभी भी एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि एक बंदे के अंदर पेनफुल, आपकी एक तरह की पेनलेस जीआई ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका जो पहला आंसर बनता है वो क्या बनता है, शाबाश, जो पेनलेस जीआई ब्लीडिंग करवाता है, आपका जो पहला आंसर बनता है बच्चों वो क्या बनता है, आपने कहना डिवर्टिकुलोसिस। अगर कोई बंदा ये कहे कि आपके पास एक बंदा आता है जिस बंदे के अंदर आप पेनफुल लोअर लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर पेन देखते हो, फीवर देखते हो, WBC का लेवल बढ़ा हुआ देखते हो, तो वो क्या है, आपने कहना डिवर्टिकुलाइटिस होता है। अगर ये कहा जाए कि जिसके अंदर सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है वो क्या है, आपने कहना ट्रू डिवर्टिकुलम है। अगर ये कहा जाए जिसके अंदर आपकी लोअर कम लेयर्स इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं, आपने कहना फास्ट डिवर्टिकुलम कहते होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं जो हम देखते हैं। तो अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, a 68-year-old man present with a sudden painless bright blood per rectum, he has no fever, कुछ भी नहीं है, तो क्या डिवर्टिकुलोसिस है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। a 70-year-old man present with a fever, leukocytosis, left lower quadrant, abdominal pain, likely diagnosis diverticulitis बच्चों। आपने ये कहना पेनलेस ब्लीडिंग, डिवर्टिकुलोसिस, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, फीवर, डिवर्टिकुलाइटिस, ट्रू डिवर्टिकुलम, मैकल। उसके बाद आपने कहना कि न्यूमाचूरिया, क्लेवोवेसिकुलर फेस्टुला फ्रॉम डिवर्टिकुलाइटिस, मतलब आपने कहना फेस्टुला बन के एयर वगैरह इकट्ठी हो जाएगी, तो उसको आप कहते हैं एक तरह का न्यूमाचूरिया कहते होते हैं। ये हमने फस्टुला में देखा भी था बच्चों। उसके बाद अगर यही देखें कि डिवर्टिकुलोसिस के अंदर क्या होता है, पेनलेस हिमेटोचीजिया होता है। डिवर्टिकुलाइटिस में क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, फीवर, पेन और ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं। कोलोवेसिकुलर फस्टुला क्या होता है भाई, रेक्टम का अगर फॉर एग्जांपल या कोलोन का कोई भी हिस्सा जो है वो जनाब आपके ब्लैडर के साथ मिल रहा है, तो एयर वहां पे जा सकती है, यूरिन के अंदर जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमाचूरिया कहते होते हैं। तो डिवर्टिकुलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बाकी माइकल डिवर्टिकुलम अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों को, ये होता है कि इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले अब कौन सा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि हाँ जी जनाब डिवर्टिकुलम क्या है, डिवर्टिकुलोसिस क्या होता है। डिवर्टिकुलाइटिस इन्फेक्शन होगा, डिवर्टिकुलोसिस इन्फेक्शन नहीं होता। डिवर्टिकुलोसिस का मतलब ये होता है कि वहां पे आपका एक तरह का मल्टीपल चीजें वहां पे इकट्ठी हो गई हैं। हाँ सर, आप बच्चे अपना माइक ऑन करो। जी जी सर। अच्छा, जरा पहले नंबर पे आपने बेटा मुझे ये बताना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
एक बल्ज बाहर निकला हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर एक बल्ज बाहर निकला इंटेस्टाइन का, तो उसको आप क्या कहोगे? माइक ऑन कर लो अपना जरिए आप। सर जी वो शोर है इसलिए नहीं कर रहा। कोई मसला नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक बल्ज बाहर निकला हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? डायवर्टिकुलम। डिवर्टिकुलम और डिवर्टिकुलोसिस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर इसमें इसकी सर 60 इयर्स होती है डायवर्टिकुलोसिस की। इसमें इसमें जो है ना इंसान को डिवर्टिकुलोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली आपने कहना है जिसके अंदर मल्टीपल बल्ज बन जाए, इसको डिवर्टिकुलोसिस कहते हैं, सिंपल। जी मल्टीपल जी आउटपुट चीज डिवर्टिकुलोसिस। अब दोबारा बताएं, शाबाश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिवर्टिकुलम और डिवर्टिकुलोसिस में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या पॉइंट होते हैं बच्चा? डिवर्टिकुलम और डिवर्टिकुलाइटिस में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे जरा आप? एक मिनट। यासर। यस सर। हाँ यासर, अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि डिवर्टिकुलम और डिवर्टिकुलोसिस को आपने डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह करोगे? सर डिवर्टिकुलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड पहुंच होगा, लेकिन अगर डिवर्टिकुलोसिस की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे मैनी मल्टीपल होंगे। और डिवर्टिकुलाइटिस क्या होता है फिर? सर डिवर्टिकुलाइटिस एक ये डिवर्टिकुलम की इंफ्लामेशन आ जाती है, इंफ्लामेशन ऑफ डिवर्टिक। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर सारी लेयर्स इन्वॉल्व हुई हों आउट पॉचिंग के अंदर, उस तरह के डिवर्टिकुलम को हम क्या कहते हैं? सर ये ट्रू होगा, ट्रू डिवर्टिकुलम में सारी लेयर्स होगी चार की चार। और अगर फाल्स होगा तो उसमें सिर्फ मतलब कि म्यूकोजा या सब म्यूकोजा ही। अगर ओल्ड एज का बंदा है, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के अंदर ये बताया जाता है कि पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग है और ओल्ड एज का बंदा है, तो इसका आंसर क्या है? डिवर्टिकुलोसिस। अगर ये बताया जाए कि इसे आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर पेन हो रही है, ल्यूकोसाइटोसिस है उसके अंदर, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ है और साथ फीवर है, तो इसका क्या डायग्नोज है? डिवर्टिकुलम डिवर्टिकुलाइटिस क्योंकि फीवर हो रहा है तो इंफ्लामेशन का साइन है, तो फिर ये इंफ्लामेशन ही होगी डिवर्टिकुलाइटिस। ओके बच्चे, शाबाश। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी एसोसिएशन किस तरह किसके साथ होती है। ओके जी, अब हम आते हैं बच्चों आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब यहाँ पे हमने देखना है कि जिंकर डिवर्टिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले जिंकर डिवर्टिकुलम की तरफ आएंगे कि जिंकर डिवर्टिकुलम है क्या। यार सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिंकर डिवर्टिकुलम है ना, ये आपका ट्रू डिवर्टिकुलम है या फाल्स डिवर्टिकुलम है। तो बच्चों आपने कहना होता है कि जिंकर डिवर्टिकुलम इज अ फाल्स डिवर्टिकुलम, आपका ट्रू डिवर्टिकुलम ये नहीं होता। नंबर वन। नंबर टू, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपका एक जंक्शन होता है जिसको जंक्शन को हम कहते होते हैं फ्रेंजो एसोफेजियल जंक्शन। क्या कहते हैं का बच्चों? फ्रेंजो एसोफेजियल जंक्शन। फ्रेंजो एसोफेजियल जंक्शन के दरमियान में आपकी एक ट्राइंगल होती है और उस ट्राइंगल का नाम होता है बच्चों किलियन ट्राइंगल। क्या नाम होता है एक तरह का? किलियन ट्राइंगल। तो आपने कहना है कि आपकी एक ट्राइंगल होती है, उस ट्राइंगल का नाम होता है किलियन ट्राइंगल। कहाँ पे? आपने कहना है फ्रेंजियो, उसके बाद आपने कहना है एसोफेजियल जंक्शन के दरमियान में। अब होता क्या है कि अगर इस ट्राइंगल के दरमियान से अगर कोई भी बल्ज बाहर निकल आए तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का जिंकर डिवर्टिकुलम कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये वीक एरिया इन द नेक होता है बिल्कुल। तो आपने कहना है कि जिंकर का मतलब जोन ऑफ वीकनेस एट द फ्रेंजो एसोफेजियल जंक्शन होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा और कुछ आपका सब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो सकता है, जिस वजह से आप फास्ट डिवर्टिकुलम कहते होते हो। किलियन ट्राइंगल जो होता है उधर से ये हिस्सा जो होता है वो आपका बाहर निकलता है। और मोर देन 99% जो लोग होते हैं वो ओल्ड एज के होते हैं। आपने कहा ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो इसके अंदर लाजमी आते हैं। बात कुछ अब यूं है कि फॉर एग्जाम्पल अब हमको ये देखना है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि किलियन ट्राइंगल किससे बनती है, क्योंकि उस हिस्से से निकलता है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपकी ना किलियन ट्राइंगल इन्होंने एक बनाई गई है। तो यहाँ पे आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, अगर आप किसी की गर्दन को देखते हो तो गर्दन को देख के सबसे पहले जो आपके गर्दन के अंदर देखते हो वो कौन सा ग्लैंड देखते हो? थायराइड ग्लैंड देखते हो। तो आपने कहना थायरोफ्रेंजियस ऊपर से आता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि जो क्रिकोफ्रेंजियस होता है वो पीछे से आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने कहना इंफीरियो फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर जो होता है वो मीडियल होता है,
पीछे से, उसके बाद मीडियल और ऊपर से ये मिल के आपका क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, जिसको हम कहते होते हैं बच्चों एक तरह का, आपने कहना होता है कि इसको हम कहते होते हैं कि ये कीलियन ट्राइंगल होती है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कीलियन ट्राइंगल किससे बनती है, तो आपने कहना कि ऊपर से ये जिससे बनती है, आपने कहना थायराइड ऊपर है तो फेरेंक्स साथ है, थायरोफ्रेंजियस मसल, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल नीचे से दूसरी तरफ से क्या होगा, आपने कहना इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर मीडियल साइड पे, तो ऊपर वाला तो थायरोफ्रेंजियस हो गया, नीचे वाला तो इंफीरियर फ्रेंजियस हो गया, और आपने कहना पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, आपने कहना फ्रेंचो कोरेको फ्रेंजियस हो गया, जो कि आपने कहना पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये बात का पता होना चाहिए, ये ट्राइंगल से ये एक तरह का बाहर निकलती है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल अगर ये बाहर निकलेगी तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये हिस्सा बाहर निकलेगा और ये एसोफेगस ये हिस्सा इस तरह बाहर निकला हुआ है, तो अब होता पता बच्चों क्या है, यहाँ पे आपने कहना कि 7वें नंबर पे तो आपको जो खुराक खाने में प्रॉब्लम होगी, जिसको आप कहते हैं डिस्फेजिया होगा, क्या एक तरह का बच्चों डिस्फेजिया होगा। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि यही जो खुराक होगी वो ऊपर भी जाएगी, जिसकी वजह से आपने कहना रीगर्जिटेशन भी होगी। तीसरे नंबर पे आप पता है क्या होता है, यहाँ पर खुराक बहुत लंबे अरसे तक रुके रहती है। अब आप खुद सोचेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी खुराक कमरे के अंदर रखी हुई है जो कि जनाब आपके 10-15 दिन की है, तो जब आप रूम दोबारा ओपन करेंगे तो उसके उस कमरे के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आएगी। सेम ऐसी ही कंडीशन इस बंदे के अंदर होती है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इस बंदे के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। तो आपने कहना होता है कि इसको हम कहते हैं हेलिथोसिस, क्या कहते हैं बच्चों, हेलिथोसिस कहते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहती है। उसके बाद आप देखें कि अगर ये ज्यादा है तो हमको ऐसे हाथ लगा के हमें फील होगा, क्योंकि यहाँ पे खुराक भी है, ये बढ़ भी रहा है, तो आपने कहना हमें लार्ज मास एक लगता होता है, हमें लगता है जैसे मास बन रहा हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि इस बंदे के अंदर क्या होगा कि आपका एक तरह का ये जब ऊपर जाएगी तो इस वजह से एस्पायरेशन भी हो सकती है, क्योंकि फूड पार्टिकल आपके क्या करवा सकते हैं, एक तरह का एस्पायरेशन भी करवा सकते हैं। तो आपने बात करने का जो मकसद है बच्चों बेसिकली वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे अगर ये पूछा जाए कि राउंड अबाउट अगर फॉर एग्जांपल आपका जिंकर डिवर्टिकुलम है क्या, तो आपने कहना है कि जिंकर डिवर्टिकुलम का दूसरा नाम होता है फ्रेंजियो एसोफेजियल डिवर्टिकुलम। आपने कहना है फेनक्स ऊपर एसोफेगस नीचे, उसके दरमियान में ये बाहर निकलता है, आपने कहना है ये ट्राइंगल होती है जिसको हम कीलियन ट्राइंगल कहते हैं। और आपने कहना ओल्ड एज में हम ये देखते होते हैं, ये आपके फ्रेंजियो एसोफेजियल जंक्शन ऊपर होता है, थायरोफ्रेंजियल मसल ऊपर से आता है, पोस्टीरियर से क्रीकोफ्रेंजियस मसल होता है। उसके बाद आपने कहना है कि मीडियल साइड पे जो मसल आता है उस मसल का नाम क्या होता है, आपने कहना है कि मीडियल साइड पे बच्चों जो मसल आता होता है उसको हम कहते होते हैं फ्रेंजियल मसल्स, ठीक हो गया बच्चों। आपने ये कहना ये इन्फीरियर फ्रेंजियल मसल, ये आपने कहना होता है। तो अब आपको पता चला यहाँ पे जब ये रुकेगा तो वहां पे आपने कहना है कि रिगर्जिटेशन होगी, हेलिथोसिस होगी। उसके बाद आपने कहना होता है कि खुराक यहाँ पे लुट के बंदे को यानी कि हेलिथोसिस करवाती है, रिगर्जिटेशन करवाती है, डिस्फेजिया करवाती है, मास बन जाता है। ये सारे के सारे फीचर्स जो होंगे वो एक तरह का देखने को मिलते होते हैं बच्चों, ओल्ड एज के अंदर लाजमी याद रखना है। उसके बाद देखें बच्चों के यहाँ पे है क्या, मैं वरना आपको एक बार रीड करवा देता हूँ। तो देखिए ये क्या था, जिंकर डिवर्टिकुलम आपने कहना फाल्स होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर म्यूकोजा सब म्यूकोजा है। क्यों होता है, फ्रेंजियो एसोफेजियल जंक्शन इन्वॉल्व होता है, कीलियन ट्राइंगल होती है जो कि मोस्ट वीकेस्ट पार्ट ऑफ द नेक होता है। उसके बाद आपने कहना ओल्ड एज के लोग जो होते हैं उनमें देखा जाता है जिंकर जोन ऑफ वीकनेस एट द फ्रेंजियो एसोफेजियल जंक्शन, फास्ट डिवर्टिकुलम ओनली म्यूकोजा सब म्यूकोजा हर्निएट, कीलियन ट्राइंगल वीक एरिया। उसके बाद आपने कहना है कि ये ट्राइंगल कीलियन ट्राइंगल जो होती है वो किससे बनती है, आपने कहना है कि आपका ऊपर से, आपने क्या कहना है एक तरह का बच्चों ऊपर से जो होती है वो जनाब आपका थायरोफ्रेंजियस मसल सुपीरियरली। उसके बाद आपने कहना मीडियली क्या होता है इंफीरियर फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल, क्रिकोफ्रेंजियल मसल आपका पोस्टीरियरली, ये आपने याद करना है, इसका आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसफंक्शन और इंक्रीज टून ऑफ द क्रिकोफ्रेंजियस मसल इंक्रीज प्रेशर इन द हाइपोफेरेंक्स। तो एक बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि एक मसल को आपने लाजमी याद करना है जिसका नाम होता है क्रिकोफ्रेंजियस मसल, बाकी सब चाहे भूल जाए, आपका ये एग्जामिनर इसको एक तरह का क्लिक करता होता है जब भी आप क्वेश्चन पूछता होता है। उसके बाद म्यूकोजा सब म्यूकोजा आपको पता है फूड कोचिंग होती है, फूड सेक्रीशंस हो सकती हैं, जिंकर डिवर्टिकुलम आपने ऑलरेडी हमने देख लिया बच्चों। बाकी जब हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बेरियम स्वालो जब आप करते हैं तो पोस्टीरियर आउट कोचिंग आप देखते होते हो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर। तो ये देखें बच्चों, ये आपने कहा लेटरल व्यू में आपको इजीली जो है वो जनाब एक तरह का नजर आ जाती होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे एनबीएमई या एक तरह का एनआरई के लिहाज से आपने जो रिमेंबर करना है वो क्या, थिंक ओल्डर मेल विद डिस्फेजिया एंड रिगर्जिटेशन जिंकर डिवर्टिकुलम, ठीक है बच्चों। एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, वेरी लार्ज डिवर्टिकुलम जो होता है वो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है, यानी कि प्रेशर डाल सकता है बच्चों। आगे अब वही वाली बात है कि अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होगा, ये हम ऑलरेडी जिंकर डिवर्टिकुलम ये देख लिया, ट्रू और फास्ट डिवर्टिकुलम अभी हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। आगे देखें जिंकर डिवर्टिकुलम अक्कर फ्रेंजियो एसोफेजियल जंक्शन, इट्स अ फास्ट डिवर्टिकुलम, ओके, काज विद इंक्रीज प्रेशर अबव द, आपने कहना होता है कि एक तरह का
एसोफेजिक जंक्शन, ठीक हो गया बच्चों। एसोफेजिक जो जंक्शन होता है उसके ऊपर से होता है। उसके बाद आपने प्रेजेंट इन डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन, एस्पिरेशन, हेलिटोसिस, बेरियम्स वालों के ऊपर, पोस्टीरियर पाउच के ऊपर, ओल्डर मेल के अंदर देखते हैं बच्चों। ये आपने याद करना है। दूसरे नंबर पे जिंकर डिवाइडर को फास्ट फॉर द फ्रंजियोसेफल जंक्शन ड्यू टू, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इंक्रीज प्रेशर, कफिंग, डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन, ओल्डर मेल, ये आपने याद करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो, 72-year-old मेल प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हेलिटोसिस, Berry's fellow shows a posterior outpouching of the pharyngeal junction, most likely diagnosed zincal diverticulum। ये आपको पता होना चाहिए। आगे, which of following structure, आपने कहना होता है form boundaries of the Killian triangle। तो आपने कहना है कि तीन होते हैं। एक होता है superior, आपका जो होता है thyropharyngeus, आपने medial कहना है inferior pharyngeus, उसके बाद posterior कहना है कि आपका cricopharyngeus muscle। तो आपका most commonly जो अपने याद लाजमी करना, जिसको भूलना नहीं, वो आपका cricopharyngeus muscle, इसको कभी भी नहीं भूलना। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे डिस्कस करते हैं और आगे देखते हैं कि मैकल डिवर्टिकुलम क्या होता है बच्चों। क्लियर है, शाबाश। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं, बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। पानी को लेके ऐसे बात है। अच्छा बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो फर्दर है आपका एक तरह का मैकल डिवर्टिकुलम क्या होता है, इसकी तरफ आते हैं। हाँ जी, कैसे जा रही है जीआईटी आप लोगों की? सर जी जा रही है, ये नहीं पता। सही हो गया। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं बच्चों एक तरह का माइकल डिवर्टिकुलम क्या है। माइकल डिवर्टिकुलम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले आपने ये कहना है कि एक तरह का, यार इजी वर्ड्स के अंदर जो, अगर हम माइकल डिवर्टिकुलम वो एम्फेलो का एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट है। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक डक्ट बनी हुई है, जैसा कि इधर एक अच्छे तरीके से हमने एक बनाई हुई थी ये वाली, ठीक है, ये आपकी एक तरह की ये डक्ट है, उसको आप क्या कहते हैं का बच्चों, एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर ये एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट है, ठीक है, तो ये कनेक्शन क्या है। आपने कहना होता है कि एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट जो होती है, ये आपका एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते होते हैं एम्फेलो का मतलब क्या है। एम्फेलो का मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसका, और जो हमारा अम्बिलिकस है, हमारा अम्बिलिकस है, उसके दरमियान का जो कनेक्शन होता है उसको हम एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट कहते होते हैं। एक तरह का बच्चों एम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट कहते हैं बच्चों। अब आप खुद सोचो कि जैसा कि मैंने ये कहा कि हाँ जी जनाब, इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो कि एक कनेक्शन है जो कि आपके एक तरह का
मेजेंटेरिक हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका अम्बिलिकस हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का फेलो मेजेंटेरिक डक्ट कहते होते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है बच्चों। और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों विटेलाइन डक्ट, का एक तरह का बच्चों विटेलाइन डक्ट होता है। अब आप खुद सोचो कि प्लेसेंटा होता था ना, प्लेसेंटा जो होता था, जो माँ थी, अगर यहाँ पे एक मदर है, ठीक है, एक मदर है, मदर जो थी वो जनाब आपकी न्यूट्रिशन देती थी प्लेसेंटा के जरिए बेबी को, और बेबी के किसके साथ प्लेसेंटा लगा हुआ होता था, आपके अम्बिलिकस के जरिए लगा हुआ था। तो अम्बिलिकस से जो खुराक जाती थी वो इंटेस्टाइन के अंदर कैसे जाती थी भाई, वो आपने कहना ये विटालाइन डक्ट के जरिए जाती थी। किसके जरिए जाती थी, एक तरह का विटालाइन डक्ट के जरिए जाती थी। बात की समझ आई कि नहीं आई? अगर मैंने क्या कहा कि आप खुद देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब यहाँ पे ना ये एक मदर है, ठीक है, ये मदर जी हैं, और मदर जी काम क्या है, आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल अब जो मदर है बच्चों, ये सीन क्या होता है कि यहाँ पे आपने कहना है कि एक तरह का बेबी पड़ा हुआ होता है यूट्रस के अंदर। तो अब आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल माँ जो है, बेबी को एक तरह की जो खुराक जाती थी वो किसके जरिए जाती थी, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा जाती थी। तो प्लेसेंटा किसके साथ कनेक्ट होता था, अम्बिलिकस के जरिए। तो अम्बिलिकस से खुराक अंदर कैसे जाती थी, आपने कहना इस विटेलाइन डक्ट के जरिए। जैसे बर्थ हो जाती थी, समझ आ रही है, जैसे ही बर्थ हो जाती थी तो विटेलाइन डक्ट खुद ब खुद सारी की सारी खत्म हो जाती थी, और इस तरह ये आपका बन जाता था। ठीक हो गया बच्चों? अब अगर किसी भी इंसान के अंदर ये ना खत्म हो, ये परसिस्टेंट रह जाए, ये वैसे ही रह जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइकल डिवर्टिकुलम कहेंगे। बात की समझ आई है कि नहीं आई? तो आपने कहना है कि ये रह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का बच्चों, आपने कहना माइकल डिवर्टिकुलम कहेंगे बच्चों। अब माइकल डिवर्टिकुलम के अंदर जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है, सबसे पहले ये ट्रू डिवर्टिकुलम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा सारे कुछ इन्वॉल्व होते हैं। ये परसिस्टेंस ऑफ द इम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट है, ये भी मैंने आपको कंसेप्ट सारे का सारा बताया। सारी की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर रूल ऑफ टू बड़ा मजे का है। रूल ऑफ टू बहुत मजे का मतलब क्या है, इसके अंदर 2% जो होता है वो आपने याद करना है। क्या आपने कहना, 2% इसके अंदर एक्टोपिक टिश्यूज होते हैं। जब हम एक्टोपिक टिश्यूज की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपने कहना है कि एक तो गैस्ट्रिक अपटॉपिक टिश्यूज पाया जाता है, दूसरा पेंक्रियाटिक होता है। अब देखिए जो गैस्ट्रिक आपका और पेंक्रियाटिक जो होता है, गैस्ट्रिक जो होता है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि 2 एक्टोपिक आपके एक तरह के टिश्यूज होते हैं, इसको यहाँ पे आप देखो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर यहाँ पे उसने बताया हुआ है। ठीक है, अब देखें, ये तो आपका वो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा काम क्या करता है, आपका जो गैस्ट्रिक आपका होता है म्यूकोसा, वो क्या काम करता है भाई, एसिड को पैदा करता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका एसिड ज्यादा पैदा होगा। एसिड की सिक्रीशन जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपने कहा अल्सरेशन होगी। जब आपकी अल्सरेशन होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग, पेन, इंटरसेप्शन हो सकती है। तो अब ये क्या है, ये देखिए ब्लड सा निकला हुआ है। ठीक हो गया, ये जनाब आपको देखो कितना ईजी करके आपको बता रहे हैं हम लोग। तो आपने क्या कहना है कि एक तरह का यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह का इतने मजे के नोट्स बना के आपको बता रहे हैं कि हाँ जी जनाब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का बच्चों ये ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और वो किस वजह से, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वजह से ये क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब इस बच्चे के अंदर जो आपका ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग किस वजह से होती है, माइकल डिवर्टिकुलाइटिस के अंदर, ये माइकल डिवर्टिकुलाइटिस के अंदर। तो आपने कहना है वो इस वजह से होती है क्योंकि इस बंदे के अंदर क्या आती है कि एक तरह का ब्लीडिंग हो रही होती है। किस वजह से, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वजह से, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वजह से। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। ठीक है, और जैसा कि मैंने रूल ऑफ टू बताया, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, वो क्या होती है। इसके अलावा आपने कहना है एनाटॉमी के अंदर ट्रू डिवर्टिकुलम ऑन एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इलियम, उसके बाद यूजुअली लोकेटेड ऑन टू। इसका मतलब क्या, आप देखें ये इलियोसिकल वाल्व है, ये आपका दूर है, इसका मतलब है 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व। आपने कहना है एक तरह का 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व। ठीक हो गया, आपने कहना है उसके बाद ये 2 इंचेस लॉन्ग होता है। ये आपका बाहर की तरफ कितना लिखा है, 2 इंचेस लॉन्ग। तो ये 2%, ये रूल ऑफ टू का मतलब क्या, 2% पॉपुलेशन में होता है, 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व होता है, 2 तरह के टॉपिक टिश्यूज होते हैं, 2 साल के अंदर ये अपीयर होता है। उसके बाद आपने कहना मोर 2 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल होता है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक किसी एक सिंगल कंसेप्ट की समझ नहीं, बंदा पूछ सकता है कि हाँ जी सर जी माइकल डिवर्टिकुलम क्या है। तो बच्चों आपने कहना है कि माइकल डिवर्टिकुलम वो होता है जिस बंदे के अंदर हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ टू होता है। ठीक हो गया, इसके अंदर रूल ऑफ टू के साथ साथ आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा कि 2 फीट अवे फ्रॉम द इलियोसिकल वाल्व होगा। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी, 2 इंचेस लॉन्ग होती है। उसके बाद आपने कहना 2 आपके एक्टोपिक गैस्ट्रिक और उसके बाद पेंक्रियाटिक टिश्यूज होते हैं। ब्लीडिंग जो इसके अंदर होती है वो 2 एक्टोपिक जो टिश्यूज होते हैं उसकी वजह से हो रही होती है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, शाबाश, मुझे ये बताएं कि आपका जो एक तरह का जो इलियम है वो कहाँ पे होता है, वो आपके सेंटर पे होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है,
ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होता है, मुझे ये बता दो। शाबाश बच्चों। हाँ जी, कोई बच्चा जिसको समझ आई कि हाँ जी जनाब वो किस जगह पे होता है, ये बताएं। तो आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि वो जिस जगह होगा वो कौन सी जगह होगी, वो राइट साइड होगी। तो बच्चों अगर फॉर एग्जांपल इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, इस डिवर्टिकुलम की इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये आपके अपेंडिक्स की फीचर्स देता है। बंदे को ऐसा लगता है जैसा कि अपेंडिसाइटिस हो गया है, लेकिन हकीकत में उसको अपेंडिसाइटिस नहीं होता। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये ऐसे ही लगता है जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, लेकिन अपेंडिसाइटिस इसको नहीं होता क्योंकि डिवर्टिकुलम की इन्फ्लामेशन हुई होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या। ये मैंने आपको बता दिया सारे का सारा। अब आप देखो कि फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बच्चों। डिवर्टिकुलम है तो डिवर्टिकुलम, जब तक लफज कुलम है ना, कुलम, तो आपने कहना है कि तब तक आपकी पेनलेस ब्लीडिंग होगी। जब तक क्लाइटस है यानी कि इन्फ्लेमेशन होगी है, तब आप इसके अंदर पेन भी बताओगे, फीवर भी बताओगे, टेंडरनेस भी बताओगे, WBC का लेवल बढ़ा हुआ भी बताओगे, सब कुछ इस तरह बताओगे। तो देखो बच्चों, आपने कहना है बच्चों के अंदर हम कहते हैं पेनलेस लोअर जे ब्लीडिंग देखते हैं। मोस्ट कॉमन आप देखते हैं मेलिना, मतलब वही है कि स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, उसमें इंटरसेप्शन हो सकता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि ये बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है, तो ये आपके एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है, आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेप्शन भी करवा सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है। ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों ये क्या होता है। तो ओल्ड के अंदर क्या होता है, अडल्ट के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर इन्फ्लामेशन होगी, डिवर्टिकुलाइटिस, परफोरेशन और ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, कंप्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग होती है ड्यू टू एक्टोपिक गैस्ट्रिक। ये एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इंटरसेप्शन चिल्ड्रन के अंदर करवाता है, डिवर्टिकुलाइटिस हो सकता है अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ओल्ड ओल्ड एज के लोगों के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, पर बच्चों के अंदर क्या करवाता है, एक तरह का आपने कहना इंटरसेप्शन करवाता है, और अगर नहीं होगा तो परफोरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखो बच्चों, माइकल डिवर्टिकुलम क्या है, आपने कहना ट्रू डिवर्टिकुलम होता है, सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व होता है, परसिस्टेंट और विटल इंडक्ट होता है। चिल्ड्रन के अंदर हम देखते हैं ब्लीडिंग। उसके बाद आपने कहना है माइकल डिवर्टिकुलम, ट्रू डिवर्टिकुलम, मोस्ट कॉमन जो कंजेंटल एनोमली GIT ट्रैक है, पेनलेस लो जी ब्लीडिंग इन यंग एडल्ट चाइल्ड, आपने यही लगाना है। 2 फीट अवे फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल वाल्व आपने बताना, कंटेन टॉपिक गैस्ट्रिक टिश्यूज। उसके बाद आपने कहना पैंक्रियाटिक होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग, इंटरसेप्शन, परफोरेशन और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन बताना होता है। बाकी रूल ऑफ 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखें बच्चों ये क्या है। फॉर एग्जांपल 3-year-old बॉय प्रेजेंट विद पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, माइकल डिवर्टिकुलम। ठीक है, बच्चों के अंदर ये डिजीज है माइकल डिवर्टिकुलम। उसके बाद देखें, अगर ओल्ड एज होता, अगर होता 60-year-old मेल प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ द पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, उसके बाद obese है, उसके बाद वो जनाब एक तरह का फैटी इंटेक करता है, उसके बाद जनाब आपका फाइबर डाइट नहीं लेता, तो वो क्या था, वो डिवर्टिकुलोसिस था। अगर यहाँ पे देखें बच्चों ये क्या है, 25-year-old man has intermittent bleeding, abdominal pain as obstruction, surgery reveal a true verticulum of the ileal of the located at 60 centimeters from the ileocecal valve, which embryological structure is failed to obliterate। तो आपको पता है कि अगर वो रह गया तो वो कौन सा है, आपने कहना विटल डक्ट। ठीक हो गया, ये हम फेलो मेसेंटेरिक डक्ट या विटल डक्ट हम कहते होते हैं। कोई यहाँ तक बच्चा जिसको नहीं किसी भी एक सिंगल पॉइंट की समझ बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश। डॉक्टर नेहा, जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो जिंगल डिवर्टिकुलम होता है वो ट्रू डिवर्टिकुलम है कि फॉल्स डिवर्टिकुलम है? ये फाल्स डाइवर्टिकुलम है, और ये जो जी, है फ्रिंजियल एसोफेजियल जंक्शन के दरमियान होता है, लाइक ऊपर फेरिंग्स होता है, नीचे एसोफेगस, उसके दरमियान एक फाल्स जंक्शन बनता है। किधर से निकलता है, उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? किलियन ट्राइंगल है, जिससे कौन एक से बल्ब मसल बाहर को, निकलता शाबाश, कौन से मसल को आपने लाजमी याद करना होता है किलियन ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल है। बनाता है? सर इसमें है क्रिसोफरेंजियस मसल, जो कि मिडल में होता क्रिकोफेरेंस, है। शाबाश, मीडियल साइड पे होता है। उसके बाद ये ओल्ड एज में होगा, बच्चों में होगा, यंग में होगा? सर ये ओल्ड एज में होगा और मोस्टली मेल्स में होगा। मेल में होगा, शाबाश। सिम्टम्स क्या होंगे बेटा इसके? सर इसमें रिगर्गिटेशन होगा, क्योंकि जो मैस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट में, क्योंकि खाना जो है उस पाइप में रहेगा, उसकी वजह से पेशेंट की बैड ब्रेथ लाइक फाउल स्मेल होगा। हेलिथोसिस जिसको हम बोलते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा मैस की वजह से। शाबाश। एस्पायरेशन और कौन सा व्यू डिस्फेजिया बेस्ट लाइक। है? शाबाश, कौन सा व्यू बेस्ट है जो जिसके जरिए आप देख सकते हो इसको, जैसा कि जी सर। आपका कौन से व्यू से आप बेहतर एक्सरे वगैरह करो तो आपको बेहतर नजर आता है? सर पोस्टीरियर व्यूज है। लेटरल व्यू कौन सा? इंटीरियर, लेटरल, लेटरल जिसमें पोस्टीरियर पाउच शो होगा। जी, लेटरल व्यू होगा, पोस्टीरियर पाउच होगा, ये आपने कहना पोस्टीरियर होता पाउच है। होगा। अच्छा, वो बंदा जिसके अंदर
तो ऐसी कौन सी कंजेनिटल डिजीज होती है जिसके अंदर रूल ऑफ टू अप्लाई किया जाता है? कंजेनिटल डिजीज। हाँ, जीआईटी कंजेनिटल डिजीज ऐसी कौन सी होती है जिसके अंदर रूल ऑफ 2% अप्लाई किया जाता सर है? मैकल डायवर्टिक्यूलम है। ये आपका फाल्स है कि ट्रू है? सर ये ट्रू है, और इसमें ये जो होता है, जो विटालाइन डक्ट है जो कि प्रेगनेंसी में बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो लाइक उसका रेमिनेंट हो जाता है, वो परसिस्टेंट, वो डक्ट डिसअपीयर नहीं होती, तो उसकी वजह से ये होता है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, उस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है बच्चे के अंदर, तो वो क्यों हो रही है, वजह क्या है? माइकल सर डिवर्टिकुलम का बच्चा है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? सर इसमें क्योंकि दो तरह के सेल्स हैं ना, गैस्ट्रिक मिकोजा और पेनक्रियाटिक टिश्यू, उसकी वजह लेकिन से आंसर ब्लीडिंग। क्या है? आंसर मेनली किसको आपने क्लिक करना है अगर दोनों ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो? सर इसमें एक्टोपिक एसिड सिक्रीटिंग, आई थिंक। गैस्ट्रिक एसिड, हाँ गैस्ट्रिक को याद करना, ठीक है, एसिड, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक। एसिड ये आपने लगाना है। उसके बाद ये कितने फीट अवे होता है इलियोसिकल वाल्व से? सर 2 feet अवे फ्रॉम इलियोसिकल वॉल्व। अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो कौन सी डिजीज के सिमिलर सिम्टम्स इसके अंदर मिलते हैं? सर सिमिलर सिम्टम्स, हाँ, अपेंडिसाइटिस, लाइक इट मिमिक्स अपेंडिसाइटिस, हाँ। अपेंडिसाइटिस, क्योंकि ओके ओके, पेन जो है वो शाबाश। राइट अपर क्वाड्रेंट पे, लोअर पे पेन होता है इस वजह से। ओके बेटा, ओके। और अगर हम ओल्ड एज के अंदर देखें तो ओल्ड एज के अंदर क्या होगा इसके अंदर? एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि ये कॉम्प्लिकेशन क्या इसकी कर हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं माइकल डिवर्टिकुलम की? सर हिमेटोचीजिया मिलीना, लाइक डार्क स्टूल्स, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आपने कहना है ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक इंटरसेप्शन टर्मिनल बच्चों के इलियम में अंदर, ऑब्स्ट्रक्शंस बच्चों हो के अंदर सकती हैं। मोस्ट कॉमन जो होती है वो आपने कहना है इंटरसेप्शन होती है, ठीक हो गया, ये आपने कहना है। जी। बाकी वेरी गुड, शाबाश बेटा। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का क्या है। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है आपकी एक तरह की इंटोससेप्शन क्या होती है बच्चों, और सॉरी हर्शप्रंग डिजीज। क्या हर्शप्रंग डिजीज के बाद फिर आपको मैल रोटेशन है, वल्वुलस है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, लगे रहना है हम लोगों ने, और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। एक मिनट बच्चों रुको। अच्छा बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं डिजीज, उसका नाम है हर्शप्रंग डिजीज, ठीक है। तो हर्शप्रंग डिजीज के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखने हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हर्शप्रंग डिजीज वो डिजीज होती है जिसके अंदर आपके जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब आपके गैंग्लियोनिक जो सेल्स होंगे वो आपके एब्सेंट हो जाएंगे तो इसके नतीजे में आपकी जो डिस्टल बॉल होगी वहां पर आपने कहना है कि आपके और बैच और उसके बाद आपके मेजनल प्लेक्सिस जो होंगे वो आपके एब्सेंट हैं। जब आपके ये एब्सेंट हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके इस हिस्से के अंदर जो रिलैक्सेशन होगी, पेरिस्टालसिस जो होगी, वो आपकी एक तरह की गायब हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर न्यूरल क्लच सेल्स जो होते हैं उनकी एक तरह का आपने आपने कहना है कि मूवमेंट होती ही नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या कहना है कि इस हिस्से के अंदर जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये हिस्सा है बच्चों, इस हिस्से के अंदर न्यूरल क्लच सेल्स जो है वो जनाब आपके मूव किए ही नहीं है। तो जब आपके न्यूरल क्रश सेल्स जो है वो आपने मूव ही नहीं किए, ठीक हो गया, तो क्या पहले नंबर पे यहाँ पे पेरिस्टालसिस होंगी बच्चों? मुझे ये बताइएगा, क्या पेरिस्टालसिस होंगी? शाबाश। आपने कहा पेरिस्टालसिस यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे आपका एक तरह का प्लेक्सिस आपके एब्सेंट, आपकी और बैच, उसके बाद आपने कहना होता है मिजनर प्लेक्सिस आपके एब्सेंट। तो ये सारी की सारे प्लेक्सिस जब एब्सेंट होगी तो यहाँ पे आपने कहना है कि रिलैक्सेशन अब
नहीं होगी। जब ये रिलैक्सेशन नहीं होती तो इसके नतीजे में हम क्या देखते होते हैं बच्चों, आपने कहना होता है कि जो बावल जो होता है वो वाला जो हिस्सा होता है वो रिलैक्स नहीं होता, बल्कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये वाला हिस्सा यानी कि नैरो हो जाता है। तो जब ये नैरो हो जाता है तो क्या इधर से स्टूल पास हो कर सकेगा बच्चों? आपने कहना भाई आगे तो पेरिस्टालसिस भी नहीं है तो स्टूल भी पास नहीं कर सकता। नंबर 2, अब आपने कहना होता है कि जब ये पास नहीं कर रहा तो यही सारे का सारा गैंग्लियोनिक सेल्स आपकी पेरिस्टालसिस के अंदर हेल्प करवाते होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये स्टूल आपका यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। जब ये इकट्ठा होता जाएगा तो इसके नतीजे में अब हम क्या देख रहे हैं, मेगा कोलोन देखते हैं। तो आपने कहना होता है कि स्टूल जो होगा वो जनाब आपका आगे तो मूव नहीं करेगा, पीछे जो होगा वो इकट्ठा होता जाएगा। तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि मेगा कोलोन बन जाएगी बच्चों, ठीक होगा। यही मेगा कोलोन जो होती है वो सिम्टम्स करवाती है। आपने ये कहना है कि नॉर्मल पार्ट जो होता है वो क्लोन का, उसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि वो जो हिस्सा होगा जहां पे गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। उसके बाद जो अबनॉर्मल जो पॉइंट है, जो ये वाला पार्ट है, वहां पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है तो ये कंस्ट्रिक्ट है, तो ये नैरो पार्ट होगा। मतलब ये वाला हिस्सा आपका नैरो है, ये वाला आपका डायलेटेड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स हैं बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि एक जोन हम देखते होते हैं, उस जोन को हम कहते होते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो होता है वो डायलेटेड और नैरो पार्ट के दरमियान में देखा जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को अगर आप बच्चों गौर से देखो तो इस पिक्चर के अंदर आपने ये देखना है कि एक तरह का, अगर हम ये देखें तो इस पिक्चर के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये वाला हिस्सा जो है वो कोलैप्स्ड पार्ट है। कोलैप्स्ड पार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके गैंग्लियोनिक सेल्स हैं ही नहीं। तो अगर यहाँ पर आपके गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, ये आपका गैंग्लियोनिक सेल्स है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कहना है कि यहाँ से आपका पीछे की तरफ सब कुछ जाएगा। अब आपने कहना है कि ये फिर जोन कौन सा होगा जो इन दोनों के दरमियान में, इसको अपने ट्रांजिशन जोन कहना है। और ये वाला जो बड़ा सा जोन है ये आपका हेल्दी जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने कहना है ये डायलेटेड हो गया, ये कंस्ट्रिक्ट हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये आपने बात याद रखनी। उसके बाद आपने कहना होता है कि अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल इस बंदे के अंदर आप क्या देखोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, वॉमिटिंग देखोगे। और ये वॉमिटिंग कौन सी होगी बच्चों, आपने कहना बिलियस वॉमिटिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर बाइल होगा। उसके बाद आपने कहना है कि अब्डोमिनल डिस्टेंशन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों, ठीक हो गया। अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, उसके बाद आपने कहना है वॉमिटिंग होती है बंदे को। उसके बाद आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर जो स्टूल होता है वो पास नहीं होता, तो आपने कहना फेलियर टू पास मेकोनियम इवन मोर देन 48 आवर्स हो जाते हैं, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी, इसके ऊपर वाला जो जोन होता है जो डायलेटेड होता है वो कौन सा जोन होता है, आपने कहना डायलेटेड जो जोन होता है वो आपका नॉर्मल पोर्शन जोन होता है। जो आपका नॉर्मल जोन होता है वो होता है। और जब आप इसके अंदर देखते हो तो क्रोनिक एज के अंदर आप इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, तरह का बच्चों कॉन्स्टिपेशन भी देख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जब आप डीआरई करते हो, डीआरई करना का आप एक तरह का डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते होते हो। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको ये वाला हिस्सा एम्प्टी नजर आता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप फिर भी एक तरह का बार बार डीआरई करोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने ये बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पे स्टिमुलेशन बढ़ती है। जब स्टिमुलेशन बढ़ती है तो एकदम यहाँ पे इतना ज्यादा स्टूल पड़ा होता है वो एकदम बाहर निकलता है। जब ये एकदम बाहर निकलेगा तो आपने कहना ये एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होता है, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने याद करना होता है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो इसके अंदर बायोप्सी ही होता है। कौन सा एक तरह का बायोप्सी ही होता है, या कंट्रास्ट एनीमा आप कर सकते हो बच्चों। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो कि यार ये वाला हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आपके सिग्नल है ही नहीं एक तरह के, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का आपका एक तरह का करंट ही नहीं है, नर्व आपके काम ही नहीं कर रही, ठीक हो गया। अब एक बंदा है जिसके अंदर ये काम नहीं कर रही, तो आपने क्या किया, डीआरई की। डीआरई वो प्रोसीजर होता है जिसमें आप फिंगर का इस्तेमाल करके आप एनल कैविटी के अंदर एनल कैविटी की डिजीजेस का एग्जामिनेशन करते होते हो, या रेक्टल की डिजीजेस का एग्जामिनेशन करते हैं बच्चों। अब देखें कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक तरह का डीआरई की। जब आपने डीआरई की तो डीआरई के अंदर आपने क्या कहना है बच्चों कि इसके अंदर एक तरह का यहाँ पर इरिटेशन जो होगी वो, उसके बाद क्या होगा कि आप जब देखोगे तो ये हिस्सा जो होगा वो रेक्टम का बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, स्टूल वगैरह नहीं होगा, ठीक हो गया। जब इसके अंदर स्टूल नहीं होता तो उसके बाद अगर आप दोबारा करोगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि अब यहाँ से जो सिग्नल होंगे वो आगे जाएंगे। अब आपने कहना जब सिग्नल आगे जाएंगे तो इसके नतीजे में यहाँ पे जो जितना स्टूल पड़ा वो एकदम सारे का सारा स्टूल बाहर निकलेगा, और इसके नतीजे में आपने कहना एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होगा, ठीक हो गया बच्चों। और इसके अंदर आपने कहना होता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम एनोरेक्टल मैनोमेट्री टेस्ट करते होते हैं वो क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि एनोरेक्टल जो होता है मैनोमेट्री जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का, आपने कहना है कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो आपका रिलैक्सेशन नहीं होती, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है।
वो आपने कहना होता है कि वो वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों। ये आपने याद रखना होता है। उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो आपने कहना है कि इसकी जो एसोसिएशन होती है वो किसके साथ होती है। आपने कहना डाउन सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है बच्चों। आपने कहना कौन सी डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है तो आपने कहना ये वाला जो हिस्सा जो जहाँ पे नहीं है इसको कट करके साइड पे कर दो, बाकी वाले हिस्से को आपका नॉर्मल हेल्दी पीछे के साथ जोड़ दो। आपने कहना इस प्रोसीजर को आप कहते हैं पुल थ्रू प्रोसीजर। समझ आ रही है। और इसको आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का पुल थ्रू प्रोसीजर होता है जो हम एक तरह का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर आप कहते हैं स्वेंसन प्रोसीजर भी कहता जाता है। ठीक हो गया बच्चों। और अगर ये देखा जाए कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ बच्चों, और यहाँ से आप लोगों को रीड भी करवा देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो देखें बच्चों, आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का a congenital megaclone caused by the lack of ganglion or which are the major reflex in the distal bowel, failure of the neural crest cells migration during fetal development। ये आपको पता है। पैथो the part of the bowel without ganglion क्या होगा, एक तरह का कैन नॉट रिलैक्स, प्रेशर ज्यादा होगा, स्टूल यहाँ से पास नहीं होगा, ऊपर वाला हिस्सा डायलेट हो जाएगा जिसकी वजह से मेगाक्लोन होगी। नॉर्मल पार्ट जो होता है वो जनाब गैंग्लियन वाला डायलेट होता है। अब नॉर्मल पार्ट जो होता है वो बच्चों कंस्ट्रिक्ट होता है, नैरो होता है, और ट्रांजिशन जोन इसके दरमियान में होता है। ये मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद बिलियस वॉमिटिंग होती है, डिस्टेंशन होती है, पास में कोनियम नहीं होता, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है अगर जब बंदा ठीक भी हो जाए, ट्रांजिशन जोन इमेजिंग, और उसके बाद नॉर्मल पोर्शन जो होगा वो एक तरह का मेगाक्लोन होगा। डायग्नोज करने के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज हो सकता है। DRE इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपने याद करना, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एग्जाम के अंदर आता है। एनोरेक्टल मोनोमेट्री प्रेशर जो होता है वो आपने कहना इनहिबिटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं होता तो प्रेशर जो होगा इसके अंदर एक तरह का ज्यादा होगा। डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन होती है, रेट जीन के साथ भी एसोसिएशन होती है, ये भी आपने याद करना है। एक जीन था जिसका मतलब रेट जीन। ठीक हो गया बच्चों, ये आपको पता होना, रेट जीन के साथ एसोसिएशन होती है। उसके बाद आपने कहना सर्जरी करके आपने कहना बाकी के हिस्से को जोड़ देना होता है। बाकी नो गैंग्लियोनिक सेल, नो रिलैक्सेशन, स्टूल स्टक, मेगाक्लोन हो जाती है, ट्रांजिशन को कीन जोन होता है, रूल नर्व नॉर्मल, उसके बाद नो नर्व, उसके बाद वो आपने कहना नॉर्मल, यानी कि जहाँ पे नर्व्स नहीं होती वो आपका एक तरह का डायलेटेड पार्ट हो जाता है। हर्शबर्ग डिजीज कंजेनिटल गैंग्लियोनिक साइड्स ऑफ द कोलोन होती है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन न्यूनेट्स होती है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स होता है, बिलियस वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, न्यू बोन्स होती है, एक्सप्लोसिव आपने कहना है कि हंटिंग ऑफ एक्सपल्जन ऑफ द स्टूल ऑन द रेक्टल एग्जाम इन क्लासिक है। उसके बाद ट्रीटमेंट सर्जिकल रिजेक्शन होती है, एसोसिएटेड डाउन सिंड्रोम होती है बच्चों। बाकी आपने कहना मिकोनियम मिलियस, उसके बाद ये इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो आपने परेशानी होना, ये दूसरी डिजीज है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं होंगे, एम्प्टी रेक्टम होगा, रिटेंशन ऑफ द स्टूल होगा, बिलियस वॉमिटिंग हुई, लार्ज क्लोन होगा, सर्जरी जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। A newborn has a bilious vomiting, abdominal distension, failure to pass meconium of the 3 days digital rectal examination, explosive discharge। क्या है आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसका आंसर क्या एक तरह के बच्चों हर्शबर्ग डिजीज है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर 2 months old over with a chronic constipation और abdominal distension is found to have a transition zone on the contrast anemia। तो अगर आप ट्रांजिशन जोन देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपका एक तरह का आपने कहना हर्शबर्ग डिजीज है। तो आपने कहना सर्जिकल रिजेक्शन पुल थ्रू प्रोसीजर हम इसके जरिए करते होते हैं, जो कि आप ये एक तरह का मुकम्मल तौर पर ट्रीट करते हो बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता है, आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश। हर्शबर्ग डिजीज ट्रांजिशन जोन आपके हेल्दी जोन और उसके बाद वो हिस्सा जहाँ पे आपके न्यूरॉन नहीं होते उनके दरमियान का एक जोन होता है। अगर ट्रांजिशन जोन आप अनीमा टेस्ट के अंदर देखो तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों कि आपकी हर्शबर्ग डिजीज जो है वो इस बंदे के अंदर पॉजिटिव है। और अगर आप नहीं देख रहे तो इसके अंदर आपने कहना है कि हर्शबर्ग डिजीज नहीं है बच्चों। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी तरफ से ना बहुत ज्यादा करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं चीजें जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रही। क्या वजह हो सकती है? या तो ये सिस्टम बहुत लंबा लग रहा है मतलब कि यार अब तक हो जाना चाहिए। वो नोट्स ये वो सारा कुछ तो वो मैं अपनी तरफ से, ये सिस्टम है।
आपका ये वाला जो सिस्टम है ना, ये है ऐसा कि जीआईटी सिस्टम बहुत लंबा सिस्टम है। एंडोक्राइन सर जी बस सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव, हाँ ये सिस्टम है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि इसके बाद हम ना वगैरह करेंगे, और एंडो वगैरह जो है ना वो आपका जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं मजे की आपको एक बात बताऊं, लिटरली ये मेरी बात याद कर लीजिएगा, अगर आप अच्छे तरीके से ये जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरह आप कर लोगे ना, आपकी मोर देन 80% आपकी मेडिसिन कवर है। ठीक है, मतलब आपको एक एक चीज में करवा रहा हूँ, सब कुछ आपको करवा रहा हूँ, मोर देन 80% है इसके अंदर। आपका सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन नहीं कवर हो रहा। देखें जीआईटी के अंदर अगर आपने ये अच्छे तरीके से अभी हमने किया, तो पीड्स के अंदर बच्चों ये डिजीज हमने पीड्स के अंदर पढ़नी है, तो पीड्स के अंदर यही है यार, पीड्स के अंदर कोई रॉकेट साइंस और नहीं है, सिर्फ यही चीजें ही हैं जो भी मैंने पढ़ाई हैं, यही आती हैं, वो सारा कुछ है। तो आपकी अगर अच्छे तरीके से आप करोगे, ये आपकी पीड्स कवर हो रही है, सर्जरी का पोर्शन कवर हो रहा है, आपका मेडिसिन का, तो वो सारा कुछ अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। ये चीज आपने सर हर्षवर्धन का गोल्ड टेस्ट कौन सा था, बायोप्सी, बायोप्सी आपने कहना ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों ने देखना है कि सिर्फ लीवर यानी कि एक्सोक्राइन का पोर्शन रह जाना है। एक्सोक्राइन के पोर्शन के अंदर आपका लीवर और पेंक्रियाज, उसके अंदर इतना टाइम नहीं लगता, और वो है भी इंटरेस्टिंग, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लीवर और पेंक्रियाज का जो पोर्शन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो आपको पढ़ाने में मुझे मजा भी बड़ा आएगा इंशाल्लाह। और बाकी मेन चीज ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से ना हमने एक एक चीज खत्म करनी है। कोई बंदा ये ना कहे कि हाँ जी सर जी देखें आपने ये पोर्शन छोड़ दिया है, कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब देखें कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि मेल रोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मेल रोटेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि यार एक नॉर्मल आपने कहना है कि एक कनेक्शन है क्या। अब आप खुद सोचो एक नॉर्मल रोटेशन है क्या, अगर आप खुद सोचना है, ये आपकी एक नॉर्मल रोटेशन आपने बताई हुई है हमने आप लोगों के लिए, और यकीन करो इस नोट्स के ऊपर अच्छा भला टाइम लगता है। ये मैं कसम से आपको मैं क्या बताऊं, इसके ऊपर लिटरली बहुत अच्छा भला टाइम लगता है, मतलब चीजों को सेट करना, ये वो पता नहीं, इसके ऊपर हजार चीजें हैं जो फिर देखनी पड़ती हैं कि हाँ यार इसको इस तरह करूं उस तरह करूं, एमसीक्यूज डालूं, बजवर्ड्स डालूं, हाई यील्ड पॉइंट्स डालूं, किस किस तरह मैं आपको लिए इजी करने की कोशिश करूं, मैं सारा कुछ करने की कोशिश करता हूं। और अगर आप में से कोई भी बंदा मुझे मशवरा दे कि सर जी और इसके अंदर कोई चीज हम बेहतर कर सकते हैं, वो लाजमी दे, मैं उसको पॉजिटिव वे में लूंगा, नेगेटिव वे में नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर इसको ना थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ और किया जाए, कुछ और इसके अंदर चीजें ऐड की जाए, तो वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि अभी मैंने एक इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया है, एमसीक्यूज ऐड कर दिए हैं, तो हर के अंदर आपने क्या देखा, एक तरह का एमसीक्यूज ऐड होगा। उसके बाद बजवर्ड्स, हाई यील्ड पॉइंट्स, वो तो मैं पहले भी ऐड कर रहा था, लेकिन चीजें जो है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि सर कुछ और चीजें होनी चाहिए, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो बेटा कि फॉर एग्जांपल अब नॉर्मल रोटेशन होती क्या है। नॉर्मल रोटेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर आप देखते हो कि पहले नंबर पे आपको ये बात का पता होना चाहिए कि अब देखो इस पिक्चर को, ठीक हो गया, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, वो आपकी कहाँ है, और जो आपका कोलोन है वो कहाँ है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखते हो बच्चों, तो आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल जो आपका एक तरह का जो क्लोन वाला हिस्सा है, वो आपका, अगर हम ये स्टमक देखें बच्चों, और ये स्टमक इस तरह आ रहा है, ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तकरीबन या तो सेंटर में है, ठीक है, और कुछ हिस्सा इसके एक तरह का आपने कहना होता है कि यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जब हम रेक्टम की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, एक तरह का बच्चों रेक्टम की बात करते हैं, तो रेक्टम आपका क्या एक तरह का बच्चों, ये आपका इस तरह जा रहा है, ठीक है। तो आपने कहना होता है बच्चों कि जो आप लोगों का रेक्टम जो होता है वो कहाँ होता है, वो आपका राइट साइड, और क्लोन आपका कहाँ जा रहा है, एक तरह का राइट साइड पे जा रहा है एक तरह का, ठीक होगा बच्चों। अब क्लोन फॉर है कि ये क्लोन का आपका एक तरह का ये असेंडिंग क्लोन है, उसके बाद बच्चों ये आपका एक तरह का आपने कहना ट्रांसवर्स क्लोन है, ये आपका डिसेंडिंग क्लोन है,
उसके बाद ये आपका सिग्मोइड क्लोन है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सेंटर में तकरीबन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो साइडों पे जो कवर कर रही है वो कौन सी एक तरह की बच्चों, आपने कहना है कि वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। मतलब राइट साइड पे आपका क्या आ जाता है, एक तरह का लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है। ऐसे ही है ना बच्चों। अब आप खुद सोचो, अगर इस पिक्चर को हम कुछ इस तरह कर दें, इस पिक्चर को कुछ क्या करें, एक तरह का इस तरह करें, तो बच्चों अगर इस पिक्चर को आप इस तरह कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, इस पिक्चर के अंदर बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जनाब बच्चों आपकी स्टमक है, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जा रही है, ये आपको बिल्कुल राइट साइड पे नहीं चलेगी बच्चों, अगर आप देखो ऐसा ही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल आपका राइट साइड पे चले गई। उसके बाद आप ये देखो कि जो आपका ये आपका क्लोन वगैरह ये आपका सारे का सारा लेफ्ट साइड पे आ गया। ऐसा तो नहीं होता, हालांकि हालांकि ये तो बिल्कुल सेंटर में है। तो ये जो रोटेशन हुई ये आपकी नॉर्मल रोटेशन हुई कि एबनॉर्मल रोटेशन हुई, शाबाश बच्चों मुझे ये बता दें, ये आपकी नॉर्मल रोटेशन है कि एबनॉर्मल रोटेशन है। तो ये आपकी नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल रोटेशन है। तो जो एबनॉर्मल रोटेशन है उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपने कहना उस रोटेशन को आप एक तरह का आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल उस रोटेशन को आपने कहना है कि आपका मेल रोटेशन कहते होते हैं। अब दूसरी बात आप लोगों ने जो अपने ज़हन के अंदर रखनी है वो क्या है, दूसरी बात बच्चों आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर ये रखनी है कि आपने कहना है मेल रोटेशन वो है जिसके अंदर क्लोन मुकम्मल तौर पर लेफ्ट साइड पे चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल राइट साइड पे आ जाता है। ठीक है। अब यार ये होता क्यों है बच्चों, मैंने आप लोगों को एम्ब्रियो का दूसरा टॉपिक था टंग की डेवलपमेंट के बाद, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जीआईटी की रोटेशन कैसे होती है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि फोर्थ वीक के अंदर आपका स्टमक बनता है, सिक्स्थ वीक के अंदर जो होता है वो जनाब आपके एक तरह का गट जो होती है वो बाहर की तरफ आती है, 10th वीक के ऊपर जनाब वो दोबारा आपके अंदर की तरफ आती है, और वो 270 डिग्री जो होती है वो जनाब आपकी मूवमेंट करती है। तो अगर वो 270 डिग्री जो होगी वो मूवमेंट सही तरह ना हो आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के साथ, तो उस मूवमेंट को आप क्या कहोगे कि रोटेशन सही नहीं हुई, उस रोटेशन को आप क्या कहते हैं, एक तरह का मेल रोटेशन कहते होते हैं, अगर आपको याद हो तो बच्चों। तो अब यही वो है। तो फॉर एग्जांपल क्या है, मेल रोटेशन इज एन एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ द मिड गट ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, बताया था, लीड टू इम्प्रॉपर imposition ऑफ द बावल, स्मॉल बावल इज यूजुअली क्लम्प्ड इन द राइट साइड ऑफ द क्लोन एंड क्लोन ऑन द लेफ्ट साइड। इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रस बैंड में फॉर्म, कौन सा बैंड मतलब फाइब्रस बैंड, ये आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या परेशानी होना, कैन कॉज वल्वुलस एंड ड्यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई यहाँ तक बच्चा जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, ये देखो, ड्यूरिंग फीटल लाइफ मिडगट नॉर्मली रोटेट टू 70 डिग्री अराउंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये नॉर्मल होता है। अगर ये नहीं नॉर्मल मूव करता, इन मैर रोटेशन दिस रोटेशन इज इनकम्प्लीट, द बाउल इज नॉट फिक्स्ड इन इट्स करेक्ट पोजीशन, नॉर्मल मेसेंट्री फाइब्रस बैंड बनता है, लेट्स बैंड बनता है, कैन ऑब्स्ट्रक्ट द ड्यूडिनम और द ट्विस्ट टू द बावल। बच्चों समझ आइए कि नहीं आई। तो बात करने का मतलब ये है कि नॉर्मल एक बंदे के अंदर क्या होता है कि 270 डिग्री के ऊपर क्या होती है, एक तरह की मूवमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक हो गए, ये आपने याद करना है। अच्छा जी, तो आपने क्या कहना है एक तरह का बच्चों, ये सारा है। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टमक, उसके बाद आपने कहना कि एक तरह का ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पार्ट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये ड्यूडिनम के ऊपर ये एक बैंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस बैंड, यहाँ पे एक बैंड बनता है जो फाइब्रस बैंड कहते हैं। अब मेरी बात को आपने गौर करना है, जब ये फाइब्रस बैंड बन गया तो यहाँ से जो खुराक होगी वो नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यही जो खुराक होगी बच्चों आपने क्या कहना, स्टमक के अंदर जाएगी, स्टमक के जरिए आपकी एसोफेगस, एसोफेगस से ओरल कैविटी और वॉमिट आएगी। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब इस बंदे के अंदर हम वॉमिटिंग देखते हैं। तो अब देखो कि फॉर एग्जांपल नैरो मेसेंट्री फाइब्रस बैंड लेट्स बैंड जिसको कहते हैं कैन ऑब्स्ट्रक्ट द ड्यूडिनम और ट्विस्ट द बावल। ठीक हो गया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बिलियस वॉमिटिंग देखते हैं, अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखते होते हैं, उसके बाद फीडिंग इंटॉलरेंस, पेन और इरिटेबल। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स होंगे, वल्वुलस सडन सीवियर पेन और शॉक के अंदर भी बंदा जा सकता है बच्चों। ठीक हो गया, ये आप लोगों को पता होंगे। जो आप लोगों ने कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं है बंदा पूछ सकता है, वरना आगे कंटिन्यू। सिंपल सी बात है, जब ड्यूडिनम के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो आपका देखोगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स, वॉमिटिंग के सिम्टम्स, अब्डोमिनल डिस्टेंशन के सिम्टम्स, बंदा जो खाएगा वो बाहर फेंकेगा, फीडिंग इंटॉलरेंस के सिम्टम्स सारे के सारे वही हो गए। ठीक हो गया। ओके जी। अब देखें, मिडगट है, आपने कहना मोस्ट डेंजरस है।
ये डूडल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल का स्कीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस, परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ये आपने कहना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। डायग्नोज कैसे करेंगे? आपने कहना होता है बच्चों, अपर जी कंट्रास्ट स्टडी करते होते हैं जिसके अंदर हमें पता लगता है कॉर्क्स्क्रू अपीयरेंस देखते हैं, फल्वुलस होगा। कौन सा? कॉर्क्स्क्रू अपीयरेंस देखते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं? चिल्ड्रन के अंदर देखते हैं, और उसके अंदर कौन सा साइन देते हैं? विर्लपूल साइन। ये आपने याद करना है, विर्लपूल साइन इन चिल्ड्रन। और सीटी स्कैन जो होता है वो ओल्ड एज में कर सकते हो, लेकिन ये मोस्टली बच्चों की डिजीज है, तो आपने मैरोटेशन उसमें ही देखना है। सर्जिकल करेक्शन आप करते हैं, लैंड्स प्रोसीजर करते हैं, जिसके जरिए वो लैंड्स वाला जो होता है ना, वो आपने कहना होता है, ठीक हो गया? ये आपने कहना होता है। उसके बाद आपने कहना कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड यही होता है, ठीक हो गया? तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जो लैड्स वाला जो लैड्स बैंड होता है उसको आपने कहना एक तरह का तोड़ना है, ठीक हो गया? मेजेंट्री जो होती है वो यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसको वाइड करना होता है, ठीक है? और उसके बाद आपने कहना होता है कि जो कोलोन होती है उसके साल लगा देनी होती है, और अपेंडेक्टमी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि अपेंडिक्स जो होती है वो बाद में आपको ये ना लगे कि हाँ जी जनाब कहीं अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप अपेंडेक्टमी पहले ही कर दोगे तो अगर किसी बंदे के अंदर बाद में दर्द भी होती, कुछ होता है, ये इस तरह के फीचर्स होते हैं, तो आप ये देख सको कि ये अपेंडिसाइटिस की पेन नहीं है, कोई और पेन है, ठीक हो गया? ये आपने देखना होता है। अब देखिए बच्चों, मैरोटेशन एबनॉर्मल रोटेशन आप कहते हो, स्मॉल बावल ऑन द राइट, कोलोन ऑन द लेफ्ट। कौन सा बैंड देखते हैं? लैट्स बैंड देखते हैं। वल्वुलस, सर्जिकल इमरजेंसी होती है, ट्रीटमेंट लैट्स प्रोसीजर। बस आपने इतना ही याद करना है। आपके एग्जाम के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, वो यही है कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि जो आपकी कोलोन है वो लेफ्ट साइड पे है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो राइट साइड पे है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं, वॉमिटिंग है। उसके बाद आपने ये कहना है कि एक तरह का ये सारे का सारा है बच्चों, ठीक है जी? बिल्कुल। मिड गर्ज जो होती है बच्चों वो आप इन्फेंट्स के अंदर देखते होते हो, ये आपने लिखना है। मिड गर्ज होती है वो आपकी मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, और जो आपकी सिग्मोइड वल्वुलस होती है वो अपने कहना ओल्ड एज के अंदर देखते होते हैं, अडल्ट के अंदर देखते हो मेनली। ये आपने याद करना, ठीक है? आपने सिग्मोइड वल्वुलस के अंदर आपने कहना अडल्ट के अंदर देखते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और लैड्स जो होता है प्रोसीजर इसका पता होना चाहिए। बाकी और कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपने फोकस उसके ऊपर करना है। मोस्ट कॉमन कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूबॉर्न, बिलियस वॉमिटिंग होगी। ये ड्यूडेनोजुजिनल जंक्शन जो होगा डज नॉट क्रॉस मिड लाइन, ये आपको वैसे ही पता है। क्यों मिड लाइन क्रॉस नहीं करता तो कहाँ है भाई? राइट साइड पे है, ठीक है? वल्वुलस कैन लीड टू बाउल इस्कीमिया, नेक्रोसिस, मेसेंटेरिक आर्टरी की वैसे ही जब आपकी एक तरह की ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा? इस्कीमिया होगा। लैड प्रोसीजर हम करते होते हैं। A 5-year old infant with a bilious vomiting and the abdominal distension upper GI series shows that the duodenal GI injection does not cross midline। तो सिंपल सी बात है, जब मिड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा तो कहाँ पे? राइट साइड पे। तो ये क्या आपने क्या कहना एक तरह का बच्चों? मैरोटेशन मिडगट वल्वुलस है। ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ मैरोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द लैट्स प्रोसीजर? तो आपने कहना कि कौन सा होता है? आपने कहना प्लेसमेंट ऑफ द क्लोन ऑफ द राइट साइड। आपने क्लोन को कभी राइट साइड में निकालते वो कहाँ पे होता है? एक तरह का लेफ्ट साइड पे ही रहता है, ठीक है बच्चों? ये आपने याद करना है। तो देखो बच्चों, ये हो गया, और उसके बाद आ गया जनाब आपके एक तरह का मैरोटेशन हो गई, और अब आ गया एक तरह का वल्वुलस। हाँ जी बच्चों, कोई ऐसा बच्चा, एक पॉइंट रह गया यार, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डिजीज रहती है ना, एक तो वल्वुलस है और दूसरा शॉर्ट बाउल है। बाकी देख लें, अगर कहते हैं तो करवा देता हूँ। वल्वुलस इतना कोई वो नहीं है,
सर जी गैस्ट्रिक वल्वुलस के अंदर ड्राई हीविंग होती है सर, उसका समझाते हैं क्या होता है। यार गैस्ट्रिक वल्वुलस का मतलब क्या है, अगर आप ये देखो, ये अभी हम वैसे पढ़ेंगे वल्वुलस के अंदर, ठीक है। अगर ये मेदा है ना बच्चों, तो वल्वुलस का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया एक तरह का, ये इस तरह हो गया, मतलब ट्विस्टिंग हो गई, ट्विस्टिंग ऑफ वल्वुलस कहते होते हो। तो अब ये क्या होगा, एक तरह का स्टमक है, तो स्टमक की आपके एक तरह का ये ट्विस्टिंग को एक तरह का आप ये कहते होते एक तरह का। अब ये खुद सोचो, अगर ये इस तरह हो जाए स्टमक, तो आपने क्या कहना है कि एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन स्टमक ने ही की हुई है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि बंदे को ना एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ बंदे को बार बार यहाँ पे रुकावट है, बंदे को ऐसा लगता है जैसे वॉमिट होने लगी है, वॉमिट होने लगे, लेकिन वॉमिट ना हो और सिर्फ नोजिया रहे, वो इसके अंदर देखते हैं। और वो कंडीशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नोजिया रहे, वॉमिटिंग ना हो, उसको हम कहते हैं ड्राई हीव। तो ये ड्राई हीव हम देखते होते हैं गैस्ट्रिक वल्वुलस के अंदर, कहाँ पे, एक तरह का गैस्ट्रिक वल्वुलस के अंदर देखते होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए यार। अगर मेरे ख्याल में तो एक बार कर लें, एक ही पोर्शन है। चलो मैं सिर्फ और सिर्फ वल्वुलस बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये अगर आप मुझे कह देंगे तो मैं करवा देता हूँ। चलो शॉर्ट गैस्ट्रिक वाला नहीं करवाता, नहीं था जो अभी, चलो ठीक है यार, चिल करो, सिग्मोइड क्लोन वाला, अडल्ट वाला, वो वाला। अच्छा ये इतनी देर में हो जाना था वैसे। हाँ, चलो कल डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो भी हमने पढ़ा है, उसकी रिवीजन भी तो करनी है कि नहीं करनी, क्या कहते हो। अभी मैं अगर आप लोगों से जल्दी जल्दी में स्पीड में पूछूं